Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Hello, dear students, welcome to lecture number 5 of Biology Preparation for PMC National MDCAT 2021. And today, we are going to discuss the plastids and their types, nucleus, and its components. In this lecture you will also learn that how a plant cell differs from an animal cell and how eukaryotic cell differs from a prokaryotic cell. In this way unit number 1, that is, cell structure and function, will be completed. So, let's begin the lecture. अब तक हमने, आपको याद होगा कि सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के सिलसिले में जिन चीज़ों को डिस्कस कर लिया उसमें साइटोप्लाज्म, इसके अलावा साइटोप्लाज्म के बाद हमने फिर सेल ऑर्गेनल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइक्रोबॉडीज़ और फिर सेंट्रियोल्स और माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये ऑर्गेनल्स हमने सेल के कवर कर लिए हैं जो हमारे नेशनल एमडीकैट सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड टॉपिक्स हैं। तो उनमें ये सारे टॉपिक इस यूनिट नंबर 1 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से रिलेटेड इन टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया है। तो आज हम इसी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे और इसके फर्दर जो टॉपिक्स हैं उनको भी आज कवर करने की कोशिश करते हैं। तो आज के लेक्चर के जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिन टॉपिक्स को आज हमने कवर करना है, उनमें आप देख रहे हैं कि सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन के सिलसिले में हमने सम मोर सेल ऑर्गेनल्स के स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस डिस्कस करने, सच एज प्लास्टिड्स जिनकी 3 टाइप्स होती हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। तो इन तीनों टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा न्यूक्लियस विच इज़ द ब्रेन ऑफ द सेल, यूकैरियोटिक सेल में एक ब्रेन की हैसियत रखता है, इसको भी आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और फाइनली हम एट द एंड प्लांट और एनिमल सेल के दरमियान एक कंपैरिजन भी करेंगे, कहाँ पर प्लांट और एनिमल सेल एक दूसरे से डिफर करते हैं। अगरचे थ्रू आउट द स्टडीज़ ऑफ दिस यूनिट हम इन चीज़ों को कवर करते रहते हैं, लेकिन आखिर में इन तमाम पॉइंट्स को हम इकट्ठा कर लेंगे। और इसके अलावा ये चूँकि हमने यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर पढ़ा है, तो प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर को भी थोड़ा सा रिव्यू करने के बाद हम इन दोनों को भी कंपेयर कर लेंगे कि हाउ दीज 2 टाइप ऑफ सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर प्लास्टिड्स की। तो प्लास्टिड्स आपको याद होगा सेल के डिफरेंट ऑर्गेनल्स की शेप्स में, लास्ट लेक्चर्स के अंदर जब आपको शेप्स बताई थी डिफरेंट ऑर्गेनल्स की, तो प्लास्टिड्स की शेप्स के बारे में हमने करेक्टराइज किया था कि दे आर डिस्क्वाइड बॉडीज। सो एक्चुअली दे आर ऑल्सो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स। तो इनको करेक्टराइज करने के लिए आप ये वर्डिंग यूज करेंगे दैट दे आर डबल मेम्ब्रेनस डिस्क्वाइड स्ट्रक्चर। डिस्क्वाइड का मतलब है डिस्क लाइक, तो ये एक्चुअली डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। सो दीज आर डबल मेम्ब्रेनस लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। लास्ट टाइम आपको मैंने पॉइंट आउट किया था कि इससे पहले जितने भी ऑर्गेनल्स हमने पढ़े थे वो या तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड थे या फिर नॉन मेम्ब्रेनस थे, सिवाय माइटोकॉन्ड्रिया के जो अभी हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ये भी डबल मेम्ब्रेनस हैं, डिस्क्वाइड स्ट्रक्चर्स हैं, एंड दे जनरली कंटेन पिगमेंट। This is another characteristic feature of the plastids. Plastids are the cellular organelles that generally contain pigments. Not always, but they generally contain pigments. And they are only found in plant cell. Another characteristic feature is about the occurrence of the plastids, that plastids are only found in the plant cell. Animal cells don't have plastids. या फिर इसी तरह से फंजाई में भी प्लास्टिड्स नहीं मिलेंगे। तो आपको ये प्लांट सेल के साथ साथ या आपको कुछ प्लांट लाइक प्रोटिस्ट उनके अंदर भी मिलेंगे। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट किसे कहते हैं? ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप है जो पहले प्लांट्स कंसिडर किया जाता था, लेकिन अब उसको किंगडम प्लांटी से सेपरेट कर दिया हुआ है। नाउ दे आर कॉल्ड एज प्लांट लाइक प्रोटिस्ट सच एज एल्गी। तो इन
एल्गी के अंदर भी, ये जो एल्गी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके अंदर भी आपको प्लास्टिड्स मिलते हैं। तो प्लास्टिड्स की इस तरह से आपने ये अक्रेंस और इसके साथ ये इनके अंदर जो कंटेंट्स प्रेजेंट हैं, शेप और स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपने इसकी करेक्टरिस्टिक डेफिनेशन माइंड में रखनी है। समटाइम्स इस तरह के क्वेश्चन, जैसे मैं पहले भी आपको पॉइंट आउट करता रहा हूँ, कि आपसे पूछा जा सकता है कि विच वन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन फॉर प्लास्टिड, या फिर इसी तरह किसी और ऑर्गेनल के बारे में भी पूछा जा सकता है। सो दिस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन फॉर द करेक्टराइजेशन ऑफ द प्लास्टिड्स। हाँ जी, तो प्लास्टिड्स बेसिकली, एक प्लास्टिड ओरिजिनेट कहाँ से होता है? तो आप देखेंगे कि प्लास्टिड्स जो होते हैं ना, दे आर ऑल्सो सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, दे आर ऑल्सो सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। यानी एक प्लास्टिड अपने आप को डिवाइड करता है और डिवीजन के बाद 2 डॉटर प्लास्टिड्स फॉर्म होते हैं। यानी ये एक पेरेंट प्लास्टिड है, सपोज दिस इज पेरेंट प्लास्टिड, और जब जरूरत पड़ेगी इसके नंबर को इंक्रीज करने की, तो दिस पेरेंट प्लास्टिड विल बी डिवाइडेड, और इस पेरेंट प्लास्टिड की डिवीजन के बाद जो यंग प्लास्टिड्स फॉर्म होंगे, जैसे ये दरमियान से डिवाइड हुआ एंड 2 यंग प्लास्टिड्स हैव बीन फॉर्म, दीज यंग प्लास्टिड्स विल बी कॉल्ड एज प्रोप्लास्टिड्स। तो अब ये जो प्रोप्लास्टिड्स हैं, यहाँ से डिफरेंट काइंड के प्लास्टिड्स डिफरेंशिएट होते हैं। इनिशियली आफ्टर द डिवीजन ऑफ द पेरेंट प्लास्टिड, जो न्यू प्लास्टिड्स बनेंगे उनको प्रोप्लास्टिड्स कहा जाएगा, एंड देन डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द सेल और द नीड, these proplastids will be differentiated into different kind of plastids. ओवरऑल आप देख रहे हैं कि ये 3 मेजर काइंड्स हैं प्लास्टिड्स की, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। दीज आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। लेकिन आप ये प्लास्टिड्स देख रहे हैं, ये सब कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं? फ्रॉम द प्रोप्लास्टिड्स। और मैंने आपको बताया कि प्रोप्लास्टिड क्या चीज़ है। प्रोप्लास्टिड इज अ यंग प्लास्टिड which have been originated by the division of already occurring plastid. So this young plastid is the result of the division of already occurring plastid, जिसे parent plastid आप कह सकते हैं। उसकी डिवीजन के बाद ये प्रोप्लास्टिड फॉर्म हुआ है। यानी यूँ कह लें कि प्रोप्लास्टिड एक अनडिफरेंशिएटेड प्लास्टिड है। जब तक प्लास्टिड का फंक्शन क्लियर नहीं होगा तब तक ये प्रोप्लास्टिड कहलाएगा, और जब इसका फंक्शन डिफाइन हो जाता है तो फिर इस प्रोप्लास्टिड को आप उसके अकॉर्डिंग, उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग नेम करेंगे, आइदर क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट या फिर ल्यूकोप्लास्ट। अब देखो, ये जो प्रोप्लास्टिड्स होते हैं, इनकी फर्दर डिफरेंशिएशन के लिए लाइट बहुत ज़रूरी होती है। सो इफ लाइट इज एब्सेंट, इन द एब्सेंस ऑफ लाइट द प्रोप्लास्टिड्स विल बिकम कलरलेस, और ये यूजलेस हो जाएंगे। तो सच कलरलेस एंड यूजलेस प्लास्टिड्स आर कॉल्ड इटियोप्लास्ट। सो इटियोप्लास्ट टर्म इज यूज्ड फॉर कलरलेस। ये एक कलरलेस प्लास्टिड होगा, और कलरलेस के साथ साथ ये जाहिर है कि यूजलेस होगा, ये नॉन फंक्शनल होगा। ठीक है, दिस बिकम नॉन फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो ये इटियोप्लास्ट कहलाता है। और ये कब डेवलप होता है और कहाँ से डेवलप होता है, ये बात आपको याद होनी चाहिए कि इट इज डेवलप फ्रॉम प्रोप्लास्टिड इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। इफ लाइट इज एब्सेंट, तो इन एब्सेंस ऑफ लाइट the proplastid will be developed into etioplast. But if the etioplast is exposed to the light again, तो ऐसी सूरत में etioplast may be developed into chloroplast, which is generally called as the green plastid. Chloroplast को आमतौर पर green plastid कहा जाता है। So this green plastid is actually developed from etioplast, और this chloroplast can also be developed directly from proplastid. अगर ये प्रोप्लास्टिड इसको लाइट अवेलेबल हो, तो लाइट की अवेलेबिलिटी में, लाइट की प्रेजेंस में ये प्रोप्लास्टिड डायरेक्टली क्लोरोप्लास्ट में भी डेवलप हो सकता है। और अदरवाइज, जैसे आपको मैंने बताया कि इन द एब्सेंस ऑफ लाइट द प्रोप्लास्टिड कैन बी डेवलप इनटू इटियोप्लास्ट, व्हिच बिकम्स a useless or non-functional plastid, but when it is exposed again into the light, then etioplast may be changed into chloroplast, and depending upon the need, the chloroplast can also be changed into chromoplast. तो आप देख रहे हैं कि ये जो क्रोमोप्लास्ट हैं, ये क्रोमोप्लास्ट डायरेक्टली प्रोप्लास्टिड से ओरिजिनेट नहीं होंगे। प्रोप्लास्टिड डिफरेंशिएट होने के बाद क्लोरोप्लास्ट बनता है, और उससे फिर डिपेंडिंग अपॉन द नीड क्रोमोप्लास्ट डेवलप होता है।
क्रोमोप्लास्ट इज जनरली डिफाइंड एज कलर्ड प्लास्टिड। असल में ये अदर देन ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स होंगे। तो क्रोमोप्लास्ट आपको ये मोस्टली जो कलर्ड रीजन्स होते हैं प्लांट के, वहां पर आपको ये क्रोमोप्लास्ट मिलेंगे, इस वजह से इनको कलर्ड प्लास्टिड्स कहा गया है। और वो कलर्ड रीजन्स कौन से होते हैं प्लांट के? वो फ्लावर की पेटल्स हैं या फिर जैसे फ्रूट की वॉल है, तो वहां पर आपको ये क्रोमोप्लास्ट मिलेंगे। और जबकि जितना भी ग्रीन रीजन है प्लांट का, वहां पर ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, विच आर कॉल्ड ग्रीन प्लास्टिड्स। और फिर आप एक और टाइप का प्लास्टिड ल्यूकोप्लास्ट भी देख रहे हैं। ल्यूकोप्लास्ट इज जनरली डिफाइंड एज कलरलेस प्लास्टिड, कलरलेस। लेकिन ये कलरलेस प्लास्टिड इज नॉट यूजलेस और नॉन फंक्शनल प्लास्टिड लाइक द इथियोप्लास्ट। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ल्यूकोप्लास्ट एंड इथियोप्लास्ट? एक्चुअली ये जो ल्यूकोप्लास्ट है, इसकी डेवलपमेंट के लिए एक्चुअली लाइट का प्रेजेंट होना या एब्सेंट होना जरूरी नहीं है, ठीक है। इट is not concerned with the light. एक्चुअली जो अंडरग्राउंड पार्ट्स होते हैं वो वैसे भी लाइट में एक्सपोज नहीं हो रहे होते, तो उन अंडरग्राउंड पार्ट्स में ये प्रोप्लास्टिड डेवलप हो जाते हैं इनटू ल्यूकोप्लास्ट। और सम टाइम कुछ अबव द ग्राउंड पार्ट्स जैसे स्टेम का कोई रीजन हो सकता है, तो वहां पर भी ये ल्यूकोप्लास्ट डेवलप हो सकते हैं। तो याद रखो कि इनकी डेवलपमेंट के लिए लाइट का प्रेजेंट होना या एब्सेंट होना ये मानी नहीं रखता। बस आप ये समझ लें कि जो भी कोई स्टोरेज रीजन होगा प्लांट का, जहां पर फूड की स्टोरेज रिक्वायर्ड है, तो वहां पर ये प्रोप्लास्टिड ल्यूकोप्लास्ट में डेवलप हो जाएंगे। और जो फोटोसिंथेटिक पार्ट होगा वहां पर ये प्रोप्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट में डेवलप हो जाएंगे। और अदरवाइज यही क्लोरोप्लास्ट फिर कुछ रीजन्स के अंदर जैसे फ्लावर पेटल्स या फ्रूट वॉल में ये क्रोमोप्लास्ट में तब्दील हो जाते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट और इथियोप्लास्ट में आपने डिफरेंस याद रखना है कि इथियोप्लास्ट ये प्रोप्लास्टिड से ओरिजिनेट होगा स्पेसिफिकली इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, और ये यूजलेस या नॉन फंक्शनल होता है। जब तक कि इथियोप्लास्ट रहेगा ये कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, और अगर लाइट अवेलेबल हो जाए तो फिर ये दोबारा क्लोरोप्लास्ट बन सकता है। लेकिन ये प्रोप्लास्टिड ये स्टोरेज रीजन्स के अंदर डायरेक्टली एक कलरलेस प्लास्टिड में चेंज हो सकते हैं, एंड दैट कलरलेस प्लास्टिड विल बी कॉल्ड एज द ल्यूकोप्लास्ट। अच्छा, फिर आप देखिए कि ये जो ल्यूकोप्लास्ट हैं इनकी फर्दर आपको ये 3 टाइप्स नजर आ रही हैं। ल्यूकोप्लास्ट की एक टाइप को माइलोप्लास्ट कहा जाता है। इफ इट स्टोर्स स्टार्च, ये स्टार्च को स्टोर करने वाला एक ल्यूकोप्लास्ट है। मैंने जैसे आपको अभी बताया ना कि ये डिफरेंट टाइप के फूड को स्टोर करते हैं, ये स्टोरेज रीजन्स में प्रेजेंट होते हैं। तो इफ इट स्टोर्स स्टार्च, तो ऐसी सूरत में इसको माइलोप्लास्ट कहेंगे। इफ इट स्टोर लिपिड, जैसे ऑयल सीड प्लांट के अंदर लिपिड की स्टोरेज करते हैं ये, देन दे आर कॉल्ड एज लायोप्लास्ट। एंड इफ दे स्टोर प्रोटीन्स, जैसे पल्सेस के अंदर, जैसे ग्रैम्स के अंदर, वहां पर आपको ये प्रोटीन स्टोर करते हुए नजर आएंगे। तो इफ दे स्टोर प्रोटीन, तो ऐसी सूरत में आप इनको कहेंगे प्रोटीनोप्लास्ट। तो इस तरह से ये 3 टाइप्स के ल्यूकोप्लास्ट आपको नजर आ सकते हैं। तो इस तरह आपने ये इन डिफरेंट टाइप के प्लास्टिड्स का रिलेशन याद रखना है, इनका एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्शन है वो याद रखना है, और इनकी जो मेजर टाइप्स और इनकी अक्रेंस आपने याद रखनी है। यहाँ पर हमने ज़्यादा डिटेल के साथ जिस प्लास्टिड को कवर करना है वो क्लोरोप्लास्ट है, लेकिन आपने बाकी प्लास्टिड्स का ब्रीफ रोल ज़रूर याद रखना है। जैसे ल्यूकोप्लास्ट के बारे में आपको समझ में आ गया कि ये स्टोरेज रोल परफॉर्म कर रहे हैं, और बिल्कुल इसी तरह से क्रोमोप्लास्ट ये जैसे मैंने बताया कि कलर्ड रीजन्स में मौजूद हैं, ये प्लांट को अट्रैक्टिव बनाते हैं। और जब प्लांट अट्रैक्टिव होता है तो डिफरेंट काइंड के इंसेक्ट्स प्लांट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और उन इंसेक्ट्स के इंट्रैक्शन के जरिए प्लांट्स आर फैसिलिटेटेड फॉर पॉलिनेशन। यानी इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट द क्रोमोप्लास्ट हेल्प इन द पॉलिनेशन, यानी जो प्लांट के पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट माइग्रेट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये चूंकि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का बाइस बन रहे हैं, सो देयरफॉर इट इज सपोज्ड दैट दे हेल्प इन पॉलिनेशन। तो ये फंक्शन आपने तीनों के याद रखने। अब हम ज्यादा डिटेल के साथ क्लोरोप्लास्ट को फर्दर डिस्कस करते हैं। जी, क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड्स में सबसे जो अहम टाइप का प्लास्टिड है वो क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि ओवरऑल प्लास्टिड्स डिस्क्वाइड बॉडीज होते हैं, तो ये भी दरअसल डिस्क्वाइड बॉडी है। और इस डिस्क्वाइड बॉडी में आपको नजर आ रहा है कि एक डबल मेम्ब्रेनस कवरिंग इसको चारों तरफ से सराउंड कर रही है। दिस डबल मेम्ब्रेनस कवरिंग इज नोन एज एनवेलप। इसके लिए खास टर्म यूज की जाती है, इसको क्लोरोप्लास्ट एनवेलप कहा जाता है। सो दिस क्लोरोप्लास्ट एनवेलप इज
कंपोज्ड ऑफ टू मेम्ब्रेन्स, एक इंटरनल मेम्ब्रेन और दूसरी एक्सटर्नल मेम्ब्रेन, और इन दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान में एक इंटर मेम्ब्रेन स्पेस यहाँ पर भी मौजूद है। बट अनलाइक माइटोकॉन्ड्रियल इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, यहाँ पर आपको कोई हाइड्रोजन आइंस का स्टोरेज होता हुआ नजर नहीं आएगा, ये बात जहन में रखनी है। वो सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया की इंटरमेम्ब्रेन स्पेस थी जो हाइड्रोजन आइंस को स्टोर करती थी, जबकि यहाँ पर आपको ऐसा कोई रोल नजर नहीं आने वाला। तो ये दोनों मेम्ब्रेन्स, इंटरनल मेम्ब्रेन और एक्सटर्नल मेम्ब्रेन, टुगेदर दीज टू मेम्ब्रेन्स कॉन्स्टिट्यूट द क्लोरोप्लास्ट एनवेलप। इन दोनों को आमतौर पर हम इकट्ठा ही कॉल करते हैं और इसे एनवेलप का नाम दिया जाता है। So this chloroplast envelope surrounds the body of the chloroplast. ये जो कि डिस्क्वाइड बॉडी है, इस वक्त आपको ये क्रॉस सेक्शन के अंदर इस डिस्क के अंदर का स्ट्रक्चर भी वाज़ेह तौर पर दिखाया जा रहा है। तो इंटरनली आप देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या कुछ मौजूद है। उसमें आप देख रहे हैं कि एक ग्राउंड मैस यहाँ पे नज़र आ रहा है। इस ग्राउंड मैस को कहते हैं स्ट्रोमा। जिस तरह से आपने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स देखा था, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, बिल्कुल उस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की तरह यहाँ पर स्ट्रोमा प्रेजेंट है। असल में माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स या फिर क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा या फिर सेल का साइटोप्लाज्म, एक्चुअली ये तीनों कंपैटिबल स्ट्रक्चर्स हैं या कंपैटिबल कंपोनेंट्स हैं। वो इस सेंस में कि जैसे सेल का जो ग्राउंड मैस है उसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है, the ground mass of mitochondria is known as matrix and the ground mass of chloroplast is known as stroma। तो ये अक्सर यहाँ पर confusion हो जाती है। आपने ये याद रखना है कि ये तीनों हैं तो ground masses, लेकिन ये तीनों डिफरेंट रीजन्स के ग्राउंड मैसेज हैं। तो इस तरह से आपने ये स्ट्रोमा को यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट के रेफरेंस से याद रखना है। स्ट्रोमा के अंदर आपको उसी तरह की प्रॉपर्टीज नजर आएंगी जो आपने माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर नोट की थी। मिसाल के तौर पर स्ट्रोमा में आपको यहाँ पर इसका अपना क्लोरोप्लास्ट का एक डीएनए नज़र आ रहा है और ये डीएनए भी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की तरह ये एक कॉपी में नहीं होगा, एक से ज़्यादा कॉपीज़ यहाँ पर प्रेजेंट हो सकती हैं। ठीक है, तो ये क्लोरोप्लास्ट का अपना डीएनए यहाँ पर स्ट्रोमा के अंदर मौजूद है। डीएनए के साथ साथ आपको क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर जो फर्दर चीज़ें नज़र आ रही हैं उसमें आपको ये 70S टाइप के राइबोसोम्स भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जो इनफैक्ट प्रोकैरियोटिक टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। तो दीज प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर आल्सो फाउंड इन दिस स्ट्रोमा रीजन। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स था उसके साथ आपको स्ट्रोमा की प्रॉपर्टीज़ किस तरह से मैच करती हुई नज़र आ रही हैं, आपको ये मैचिंग पॉइंट्स याद होने चाहिए। इसके ऊपर क्वेश्चन सेट किए जा सकते हैं और माजी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, तो इस वजह से आपने केयरफुल रहना है कि देखिए स्ट्रोमा एंड मैट्रिक्स contain, both of them contain their own DNA, they have their own ribosomes and ribosomes are 70S type of ribosome और इसके अलावा they also have all types of RNA। ठीक है, इसके पास ये DNA और राइबोसोम के साथ साथ इनके पास अपना RNA कंटेंट भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें ऑल टाइप्स ऑफ RNA आपको मिलेंगे, ऑल टाइप्स ऑफ RNA। तो ये ऑल टाइप्स ऑफ RNA आर आल्सो फाउंड इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। सो आप देखें ये यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बिटवीन स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट एंड द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। और जैसे मैंने कल आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक हाइपोथेसिस बताया था कि द प्रेजेंस ऑफ DNA, राइबोसोम एंड ऑल टाइप्स ऑफ RNA इंडिकेट दैट the mitochondria have their own genetic system. Similarly, the chloroplast also has its own genetic system. Because of these properties, we can say that it has its own genetic system. तो ये इनका अपना एक जेनेटिक सिस्टम है, यानी जो भी प्रोटीन्स क्लोरोप्लास्ट को रिक्वायर्ड होती हैं, जिस तरह से आपने कल देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया को जो प्रोटीन्स रिक्वायर्ड थी वो प्रोटीन्स माइटोकॉन्ड्रिया खुद बना सकते थे। सिमिलरली जो भी प्रोटीन्स क्लोरोप्लास्ट को अपनी एक्टिविटी के लिए रिक्वायर्ड होंगी वो प्रोटीन्स ये क्लोरोप्लास्ट खुद सिंथेसाइज कर सकता है। तो इसका अपना जेनेटिक सिस्टम कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बेस करता है, तो प्रेजेंस ऑफ DNA, the presence of ribosome and the presence of all types of RNA. So these properties indicate that the chloroplast has its own genetic system. अच्छा, इसके अलावा जैसे आपको मैंने सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी भी अभी पॉइंट आउट की है कि प्लास्टिड्स आर कैपेबल टू रेप्लिकेट देमसेल्व्स और उसके बाद फिर न्यू प्लास्टिड्स फॉर्म होते हैं विच आर कॉल्ड प्रोप्लास्टिड्स और फिर उन प्रोप्लास्टिड से न्यू प्लास्टिड्स आर डेवलप्ड। तो इसी तरह से आप देख रहे हैं कि
इनके अंदर ये जो प्रॉपर्टी रेप्लिकेशन वाली है, सेल्फ रेप्लिकेशन वाली, ये भी इनको रिलेट कर रही है माइटोकॉन्ड्रिया के साथ, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑल्सो सेल्फ रेप्लिकेटिंग। और इसके साथ साथ आप माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी ये एबिलिटी देखेंगे, इनके सेल्फ जेनेटिक सिस्टम की वजह से ये एबिलिटी इनके अंदर अचीव हुई है कि दे आर कैपेबल टू सर्वाइव आउटसाइड द सेल इफ दे आर केयरफुली फ्रैक्शनेटेड। तो ये भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह सेल से बाहर सर्वाइव करने की सलाहियत रखते हैं। तो इस वजह से क्लोरोप्लास्ट के बारे में भी वो सेम हाइपोथेसिस सजेस्ट किया जाता है, यानी ये बिलीव किया जाता है कि क्लोरोप्लास्ट इज एन ऑर्गेनिज्म विद एन ऑर्गेनिज्म। तो इसको ऑर्गेनिज्म विद एन ऑर्गेनिज्म क्यों कंसिडर किया जाता है? ऑर्गेनिज्म विद एन ऑर्गेनिज्म इस वजह से कंसिडर किया जा रहा है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह अपना जेनेटिक सिस्टम है, ये भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग है और ये भी चूँकि सेल से बाहर सर्वाइव करने की कैपेसिटी शो करते हैं, तो देयरफॉर दे आर सपोज टू बी ऑर्गेनिज्म विद एन ऑर्गेनिज्म। मीन्स इनके बारे में भी वही एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस पेश किया जाता है कि शायद किसी दौर में ये भी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म रहे होंगे, लेकिन किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म ने जब इनको फैगोसाइटोज किया तो फैगोसाइटोज करने के बाद कभी तो वो ऑर्गेनिज्म इनको डाइजेस्ट कर देता होगा और कभी वो डाइजेस्ट नहीं करता होगा। तो इस तरह से जिन ऑर्गेनिजम्स में ये डाइजेस्ट नहीं हुए होंगे उनके अंदर ये परसिस्ट कर गए होंगे और उनके पार्ट के तौर पर, उनके ऑर्गेनल के तौर पर इन स्ट्रक्चर्स ने वर्क शुरू कर दिया होगा और इस तरह से ये क्लोरोप्लास्ट डेवलप हुआ है। तो ये भी एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी को शो करता हुआ एक ऑर्गेनल आपके सामने नज़र आ रहा है। तो ये सारी जो अभी आपको मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है ना, एक्चुअली ऑल ऑफ देम डिपेंड अपॉन द स्ट्रोमा। ये स्ट्रोमा की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ये सारी कहानियाँ हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि स्ट्रोमा के अंदर जेनेटिक सिस्टम है, इसी की वजह से ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग हुआ और इसी की वजह से इसके अंदर ये कैपेसिटी डेवलप हुई है कि ये आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है। और फिर इसी की वजह से ये ऑर्गेनिज्म विद इन ऑर्गेनिज्म का कॉन्सेप्ट इसके बारे में पेश किया जाता है। अच्छा, अब आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे आप देखिए कि ये स्ट्रोमा के अंदर आपको स्ट्रोमा बिल्कुल इस तरह से एक एम्प्टी ग्राउंड नज़र नहीं आ रहा, बल्कि इसके अंदर आपको बहुत सारे फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, ये आपको कट सेक्शन के अंदर ये फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाए जा रहे हैं। दीज फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्लेस्ड वन अबव द अदर एंड दे फॉर्म स्टैक ऑफ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर। जैसे बहुत सारे कॉइन्स को आप एक दूसरे के ऊपर रख के स्टैक फॉर्म करते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह से स्टैक ऑफ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स ये शो करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। सच स्टैक ऑफ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड ग्रेना। प्लूरल वर्ड है ग्रेना और इसका सिंगुलर होगा ग्रेनम। ग्रेनम इज अ सिंगुलर वर्ड, ठीक है, और ग्रेना प्लूरल। एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेना का नंबर फिक्स नहीं है। ग्रेना का नंबर बहुत डिफर कर सकता है, इसके बारे में कोई स्पेसिफिक रेंज भी नहीं है, लेकिन किसी भी एक ग्रेनम के अंदर जो इंडिविजुअल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं विच आर कॉल्ड थैलेक्वाइड्स विच आर प्लेस्ड वन अबव द अदर टू मेक द ग्रेनम, तो ये जो इस तरह के फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर, इनका नंबर एक ख़ास रेंज में होता है। और ये नंबर कितना है? ये है तकरीबन 25 to 50। तो अप्रॉक्सीमेटली 25 to 50 थैलेक्वाइड्स आर प्रेजेंट इन ईच ग्रेनम। हर एक ग्रेनम के अंदर 25 to 50 थैलेक्वाइड्स प्रेजेंट होंगे और इस तरह से सेवरल ग्रेना आपको पूरे स्ट्रोमा के अंदर नजर आएंगे। आप देख रहे हैं कि ये जो ग्रेना हैं दे आर ऑल्सो कनेक्टेड विद ईच अदर बाय मीन्स ऑफ सर्टेन मेम्ब्रेन्स। ये कुछ मेम्ब्रेन इन ग्रेना को आपस में कनेक्ट किए हुए हैं। तो ये जो मेम्ब्रेन्स ग्रेना को आपस में कनेक्ट करी हैं, दीज आर कॉल्ड इंटरग्रेना। इनके लिए टर्म यूज़ की जाती है इंटरग्रेना। अच्छा, यहाँ पर कुछ अल्टरनेटिव टर्म्स भी यूज़ की जाती हैं, उनको भी आपने याद रखना है। इंटरग्रेना आल्सो नोन एज स्ट्रोमा लैमेली, इनको स्ट्रोमा लैमेली भी कहा जाता है। स्ट्रोमा लैमेली, लैमेली अगेन प्लूरल वर्ड है, लैमिला सिंगुलर वर्ड है, तो ये स्ट्रोमा लैमेली कहलाते हैं। और इसी तरह से ये जो थैलेक्वाइड्स आपको बताए थे इनको ग्रेना लैमेली भी कहा जाता है। दे आर आल्सो कॉल्ड ग्रेना लैमेली। तो ये अल्टरनेटिव टर्म्स आपने याद रखनी है, स्ट्रोमा लैमेली और ग्रेना लैमेली। अच्छा, इनके लिए मज़ीद कुछ टर्म्स भी यूज़ की जाती हैं और वो टर्म्स क्या हैं? जैसे मिसाल के तौर पर इंटरग्रेना या स्ट्रोमा लैमेली को लार्जर थैलेक्वाइड्स भी कहा जाता है। दे आर आल्सो कॉल्ड लार्जर थैलेक्वाइड्स।
ये भी थैलेक्वाइड्स हैं बट दे आर सपोज टू बी लार्जर थैलेक्वाइड्स। और इसके मुकाबले में ये जो ग्रेनल एमिली जिनको आमतौर पर थैलेक्वाइड्स कहा जा रहा है, दीज आर एक्चुअली द स्मॉलर थैलेक्वाइड्स, स्मॉलर थैलेक्वाइड्स इन्हें कहा जाएगा। सो आपने ये अल्टरनेटिव टर्म्स याद रखनी है कि इसमें इंटरग्रेना और थैलेक्वाइड किसे कहा जा रहा है। इंटरग्रेना को अल्टरनेटिवली स्ट्रोमल एमिली और लार्जर थैलेक्वाइड्स भी कहा जाता है, और इसी तरह से ये जो थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन्स हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेनल एमिली और स्मॉलर थैलेक्वाइड्स भी इन्हें कहा जाता है। तो ये अल्टरनेटिव टर्म्स आपके माइंड में होनी चाहिए। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, देखिए फ़र्क ये है, एक तो ये टर्मिनोलॉजी आपने देखी, डिफरेंट टर्मिनोलॉजी इन दोनों के लिए सजेस्ट की जा रही है। दूसरा इनमें जो टेक्निकल डिफरेंस है वो ये कि आप देख रहे हैं कि जो ग्रेनल एमिली होते हैं यानी थैलेक्वाइड्स, स्मॉलर थैलेक्वाइड्स, ये फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, बट इंटरग्रेना आर नॉट फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर। इंटरग्रेना आर सिंगल मेम्ब्रेन्स, दे आर नॉट डबल मेम्ब्रेन्स, बट ये जो थैलेक्वाइड्स हैं ये इस तरह से एक फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर है। अगर देखो यूँ अलग से इसको शो किया जाए तो ये इस तरह से एक सैक बना हुआ नज़र आ रहा है, जैसे आपने वो सिस्टर्नल सैक देखा था ना, तो उसी तरह से ये सिस्टर्नल सैक है, फ्लैटेंड सैक। लेकिन इंटरग्रेना इज़ नॉट अ फ्लैटेंड सैक, वो जस्ट एक सिंगल मेम्ब्रेन है। और सेकंड थिंग आप देखिए कि ये एक दूसरे के ऊपर प्लेस होकर इस तरह से स्टैक ऑफ कॉइन फॉर्म कर रहे हैं। कौन? ये ग्रेनल एमिली, ठीक है। लेकिन स्ट्रोमल एमिली ये इस तरह से एक दूसरे के ऊपर प्लेस होकर स्टैक ऑफ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर नहीं बना रहे, बल्कि इनका क्या रोल है, दे एक्चुअली कनेक्ट द ग्रेना विथ ईच अदर। जितने भी ग्रेना प्रेजेंट होंगे उन सबको ये आपस में कनेक्ट करेंगे। अच्छा, तीसरा यहाँ पर एक और जो पॉइंट आपने माइंड में रखना है जिसके ऊपर क्वेश्चन हो सकता है, वो ये कि ये जितने भी ग्रेनल एमिली या स्मॉलर थैलेक्वाइड्स हैं, दे ऑल्सो हैव पिगमेंट्स, डिफरेंट काइंड ऑफ पिगमेंट्स आर देयर इन देयर मेम्ब्रेन्स। मेम्ब्रेन के अंदर ये पिगमेंट्स यूँ क्लस्टर्स की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, एंड द क्लस्टर ऑफ पिगमेंट्स आर कॉल्ड फोटोसिस्टम्स। यहाँ पर एक टर्म हम यूज़ कर रहे हैं, फोटोसिस्टम। ये भी आगे चलकर हम फोटोसिंथेसिस जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसको डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल आप याद रखिए कि फोटोसिस्टम इज़ एक्चुअली अ क्लस्टर ऑफ पिगमेंट्स। ये पिगमेंट्स का क्लस्टर है, और इस तरह के सेवरल फोटोसिस्टम्स आर एम्बेडेड इन द ग्रेनल एमिली। दे आर नॉट फाउंड इन इंटरग्रेना या स्ट्रोमल एमिली, उनके अंदर ये नहीं होते, ठीक है। ये हमेशा आपको यहाँ पर मिलेंगे, और इनके जरिए ही लाइट एब्जॉर्ब होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। दे आर द मॉलिक्यूल्स विच एब्जॉर्ब लाइट। और ना सिर्फ ये मौजूद हैं, बल्कि इसके साथ साथ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, देर आर सेवरल प्रोटीन्स विच एक्ट एज इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। तो यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स भी आपको इसके अंदर मिलेंगे। जैसे हमने कल माइटोकॉन्ड्रिया के केस में जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन थी उसके बारे में ये फीचर डिस्कस किया था कि उसमें इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह से इलेक्ट्रॉन कैरियर्स यहाँ पर भी मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर आपको फोटोसिस्टम्स यानी क्लस्टर ऑफ पिगमेंट्स नज़र आ रहे हैं, आपको माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन में कोई पिगमेंट नज़र नहीं आएगा। तो ये इस तरह से जो कंपैरेटिव पॉइंट्स होते हैं इनको माइंड में रखें। इनके ऊपर जब क्वेश्चन बनेंगे तो आम बच्चा वो सॉल्व नहीं कर पाएगा जिसने रटा मारा होगा, और जिसने चीज़ों को अंडरस्टैंड किया होगा वो इस तरह के क्वेश्चंस को टैकल कर सकेगा। तो ये इन चीज़ों के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए। इसी वजह से मैं आपको बार बार पढ़ाते हुए जो पिछले टॉपिक्स होते हैं या आने वाले टॉपिक उनके साथ यूँ चीज़ों को लिंक करके बता रहा होता हूँ कि देखो वहाँ पर आपने ये चीज़ देखी, यहाँ पर ये, और इसका उसके साथ ये रिलेशन है। तो ये चीज़ें आपने अपने माइंड में क्लियर करनी है। ये बुक के अंदर इस तरह से खोल खोल कर इस तरह लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा, ये चीज़ें डिस्कशन से सामने आती हैं। तो इस वजह से इन लेक्चर्स को आपने ज़्यादा थॉरोली कवर करना है, और साथ साथ बुक को भी देखते रहना है ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा ब्रॉड हो सके। ठीक है बेटा, तो आपको देखें अब क्लियर हो गया कि इंटरग्रेना और ये जो थैलेक्वाइड्स हैं यानी स्ट्रोमल एमिली और ग्रेनल एमिली, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। अच्छा, तो ये तो बात हो गई इंटरनल स्ट्रक्चर की। अब हम आते हैं कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसका बेसिकली फंक्शन है क्या। अभी हमने नाम दिया था कि क्लोरोप्लास्ट बेसिकली एक ग्रीन प्लास्टिड है ना, ग्रीन प्लास्टिड। और ग्रीन क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट अबंडेंटली प्रेजेंट है, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। और भी पिगमेंट्स हैं, वो भी आगे चलकर जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो वहाँ पर उसके ऊपर रोशनी डालेंगे। तो बहरहाल ये ग्रीन प्लास्टिड्स हैं। तो इनका बेसिकली रोल क्या है प्लांट के अंदर?
तो दीज ग्रीन प्लास्टिड्स आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये क्लोरोप्लास्ट यानी ग्रीन प्लास्टिड, दीज आर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस की साइट्स हैं, और देयरफॉर दे आर कंसर्न विद फूड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ द प्लांट। लिहाजा जहां पर भी फूड की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहां पर ये होंगे। और प्लांट का कौन सा ऑर्गन है जो फूड मैन्युफैक्चरिंग या फोटोसिंथेसिस से कंसर्न है? रूट, स्टेम, लीफ। आपसे अगर पूछा जाए तो डेफिनेटली लीव्स। तो लीव्स के अंदर दे आर अबंडेंटली प्रेजेंट। इवन कुछ प्लांट्स के स्टेम के अंदर भी ये मौजूद हो सकते हैं। तो याद रखिए जो भी ग्रीन पार्ट होगा वहां पर ये जरूर मौजूद होंगे और वहां पर ये फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस में इनका क्या कंट्रीब्यूशन है? जैसे हमने कल माइटोकॉन्ड्रिया में देखा था कि सेलुलर एस्पिरेशन की वो साइट है, लेकिन मैंने आपको वहां पर पॉइंट आउट किया था कि सेलुलर एस्पिरेशन की 2 टाइप्स में कौन सी टाइप माइटोकॉन्ड्रिया के साथ एसोसिएटेड है और उसमें से भी कौन सा इवेंट माइटोकॉन्ड्रिया के साथ एसोसिएटेड है। तो यहाँ पर इसी तरह से आपने क्लोरोप्लास्ट की एसोसिएशन फोटोसिंथेसिस के साथ देखनी है। अभी देखिए फोटोसिंथेसिस आप अभी आगे चलकर बायोएनर्जेटिक्स में पढ़ेंगे कि इट कंसिस्ट ऑफ 2 मेन फेजेस, 2 मेन इवेंट्स। वन ऑफ देम इज नोन एज लाइट रिएक्शंस और द सेकेंड वन इज नोन एज डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन, ये 2 फेजेस हैं फोटोसिंथेसिस के। लाइट रिएक्शन को लाइट डिपेंडेंट फेज भी कहा जाता है और डार्क रिएक्शन को लाइट इंडिपेंडेंट फेज भी कहा जाता है। तो ये फोटोसिंथेसिस के दोनों इवेंट्स हैं। नाउ द क्वेश्चन इज दैट विच इवेंट इज एसोसिएटेड विद क्लोरोप्लास्ट? तो एक्चुअली बोथ दीज इवेंट्स आर एसोसिएटेड विद क्लोरोप्लास्ट, यानी फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट से बाहर नहीं होता एज फार एज यूकैरियोटिक सेल इज कंसर्न। हाँ, प्रोकैरियोटिक सेल उनके पास तो क्लोरोप्लास्ट है ही नहीं और बहुत सारे प्रोकैरियोटिक सेल भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो वहां पर क्लोरोप्लास्ट के बजाय उनका साइटोप्लाज्म और उनकी सेल मेम्ब्रेन फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट कर रही होती हैं। वो अभी आगे जब हम प्रोकैरियोटिक सेल को डिटेल में देखेंगे तो वहां पर उसके बारे में आपको बताएंगे। तो आपने याद रखना है कि एज फार एज यूकैरियोटिक फोटोसिंथेसिस इज कंसर्न, बोथ द स्टेप्स ऑफ photosynthesis such as light reaction and dark reaction, they are concerned with chloroplast. Both of them occur in the chloroplast. ठीक है जी। अच्छा, तो लाइट रिएक्शन जिसमें लाइट की एब्जॉर्प्शन होती है, इसमें वाटर का ब्रेकडाउन होगा, फोटोलाइसिस कहते हैं इस ब्रेकडाउन को, और इसके साथ साथ फोटोलाइसिस के साथ साथ ऑक्सीजन की लिबरेशन होगी। तो ये लाइट की एब्जॉर्प्शन, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर और ऑक्सीजन का रिलीज, ये सारा कुछ लाइट रिएक्शन का लाइट रिएक्शन के डिफरेंट इवेंट्स हैं। एंड ऑल दीज इवेंट्स आर परफॉर्म बाय थैलेकॉइड्स, स्मॉलर थैलेकॉइड या ग्रेना। ये ग्रेना के अंदर ये सारी एक्टिविटीज परफॉर्म होंगी, बिकॉज लाइट एब्जॉर्ब करने के लिए पिगमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, और जब लाइट एब्जॉर्ब होगी, इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेंगे, तो उसी वक्त फिर ये फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी होगा और इसी के नतीजे में ऑक्सीजन भी लिबरेट होगा। देयरफॉर ऑल दीज इवेंट्स आर कंसर्न विद ग्रेना रीजन। तो ये एसोसिएशन आप देख रहे हैं क्लोरोप्लास्ट की फोटोसिंथेसिस के साथ, कि फोटोसिंथेसिस का जो लाइट रिएक्शन है ये क्लोरोप्लास्ट के किस जगह पर परफॉर्म होगा? ग्रेना रीजन के अंदर। इन पॉइंट्स को आपने खास तौर पर इस वजह से भी याद रखना है कि अभी हम बायोएनर्जेटिक्स में जब फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो वहाँ पर इन कॉन्सेप्ट्स की फिर दोबारा ज़रूरत पड़ेगी। तो आपने माइंड में रखना है कि फोटोसिंथेसिस का कौन सा इवेंट क्लोरोप्लास्ट के किस रीजन में परफॉर्म हो रहा है। अच्छा, इसी तरह से आप देखिए कि यहाँ पर जो डार्क रिएक्शन शो किया गया है वो दरअसल स्ट्रोमा रीजन के अंदर परफॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। डार्क रिएक्शन में एक मेटाबॉलिक साइकिल परफॉर्म होता है नोन एज कैल्विन साइकिल, एंड दिस कैल्विन साइकिल अकर्स इन द डार्क रिएक्शन। कैल्विन साइकिल इन्वॉल्व्स द फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड द रिलीज ऑफ ट्रायोज कार्बोहाइड्रेट। सो ये सारे इवेंट डार्क रिएक्शन से रिलेटेड हैं एंड ऑल ऑफ देम आर परफॉर्म बाय स्ट्रोमा। तो इस तरह से कंप्लीट फोटोसिंथेसिस इन अ यूकैरियोटिक सेल अकर्स इन द क्लोरोप्लास्ट। लेकिन यहाँ पर केयरफुल रहिएगा कि अगर बैक्टीरियल सेल की बात हो रही है तो वहाँ पर आपने क्लोरोप्लास्ट को ऑप्ट नहीं कर लेना। क्लोरोप्लास्ट क्योंकि बैक्टीरियल सेल में होता ही नहीं है, तो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में नहीं हो रहा। जैसे आपसे सवाल पूछा जाए कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल फोटोसिंथेसिस अकर इन अ बैक्टीरियल सेल, तो उसमें ऑप्शंस में क्लोरोप्लास्ट दिया हुआ है और नन ऑफ देम भी दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स ने चूंकि इतना ज़्यादा वो ध्यान से उस वक्त वो क्वेश्चन नहीं पढ़ा होता या उस वक्त एग्जाम का इतना प्रेशर होता है, तो वो आमतौर पर मिस्टेक कर जाते हैं और यहाँ पर वो क्लोरोप्लास्ट के आंसर को पिक कर लेते हैं। तो आपने केयरफुल रहना है कि अगर बैक्टीरिया के बारे में आपसे फोटोसिंथेसिस की एसोसिएशन किसी
कंपोनेंट के साथ पूछी जा रही है, तो क्लोरोप्लास्ट वाले ऑप्शन की तरफ आपने नहीं देखना। बैक्टीरिया में साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन फोटोसिंथेसिस के साथ इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, उसके बाद अब आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि विच स्टेटमेंट अबाउट बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर करेक्ट। मैंने अभी जैसे आपसे बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की सिमिलैरिटीज़ की बुनियाद पर या उनके डिफरेंसेस की बुनियाद पर क्वेश्चंस होते हैं। तो देखिए कि विच स्टेटमेंट अबाउट बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर करेक्ट। तो देखिए नंबर 1, दे कंटेन ATS राइबोसोम। तो ऑब्वियसली इनकरेक्ट है ये बात, ये करेक्ट नहीं हो सकती क्योंकि ATS राइबोसोम तो यूकैरियोटिक राइबोसोम है, दे आर नॉट फाउंड इन बोथ ऑफ देम। ठीक है, तो ये हम इग्नोर कर देंगे। अच्छा, दे कंटेन सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल। ये बात भी जहन में रख लें कि इन दोनों के पास जो DNA पाया जाता है ना, वो प्रोकैरियोटिक नेचर का DNA एंड दैट DNA सर्कुलर DNA। सर्कुलर DNA का मतलब होता है कि उसके एंड्स यूँ उस तरह से खुले हुए होते हैं, उनके एंड्स आपस में क्लोज होते हैं। सर्कुलर DNA का मतलब है कि एंड्स क्लोज्ड हैं, यानी है तो ये डुप्लेक्स DNA, लेकिन ये डुप्लेक्स DNA इस तरह से उनके एंड्स आपस में क्लोज्ड हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, दिस इज अ डुप्लेक्स DNA बट दिस डुप्लेक्स DNA हैज़ क्लोज एंड्स। तो इस तरह का क्लोज एंड वाला जो DNA होगा दैट इज कॉल्ड सर्कुलर DNA। ऑन द अदर हैंड यूकैरियोटिक DNA इज एक्चुअली ए लीनियर DNA। यूकैरियोटिक DNA भी इसी तरह से एक डबल हेलिक्स मॉलिक्यूल है, डुप्लेक्स मॉलिक्यूल है, बट दिस डुप्लेक्स मॉलिक्यूल इज अ लीनियर मॉलिक्यूल। इसमें आपको इस तरह से बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट DNA नजर आएगा, लेकिन यहाँ पर सर्कुलर मॉलिक्यूल। तो प्रोकैरियोट्स में आमतौर पर सर्कुलर DNA पाया जाता है और इन दोनों के अंदर भी पाया जाता है। तो इसका मतलब ये बात करेक्ट है। और दे प्रोड्यूस ATP। यस, माइटोकॉन्ड्रिया ये भी ATP बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखो अक्सर गलती हो जाती है, बच्चे समझते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया चूंकि सेलुलर एस्पिरेशन से कंसर्न है ये तो ATP बनाते होंगे, बट क्लोरोप्लास्ट दे डू नॉट फॉर्म ATP। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, क्लोरोप्लास्ट भी जब लाइट को फिक्स करते हैं, जब लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, तो पहले वो लाइट एनर्जी को ATP में कन्वर्ट करते हैं और विद द हेल्प ऑफ ATP फिर ये ग्लूकोज सिंथेसाइज करेंगे। तो इस तरह से ये भी ATP प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये भी ATP प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो दोनों में ATP की प्रोडक्शन हो रही है। सो दीज टू इवेंट्स आर करेक्ट अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, देयरफॉर द आंसर शुड बी 2 and 3 ओनली। तो देखिए ये D ऑप्शन इस तरह से करेक्ट हो गया इस क्वेश्चन में। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं अब न्यूक्लियस की तरफ। न्यूक्लियस सेल का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल है और सेल के तमाम ऑर्गेनल्स में सबसे पहले जो ऑर्गेनल डिस्कवर हुआ था वो ये न्यूक्लियस था। ठीक है, न्यूक्लियस वाज द वेरी फर्स्ट डिस्कवर्ड ऑर्गेनल ऑफ द सेल और फर्स्ट टाइम इट वाज रिपोर्टेड बाय रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, ये नाम अक्सर याद रखने की ज़रूरत होती है क्योंकि समटाइम क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो रिपोर्टेड बाय रॉबर्ट ब्राउन, एक साइंटिस्ट था रॉबर्ट ब्राउन। इसने 1831 के अंदर फर्स्ट टाइम ये न्यूक्लियस को रिपोर्ट किया था और 1831 में जब न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने रिपोर्ट किया तो न्यूक्लियस के रिपोर्ट से सेल की जो इनिशियल डेफिनेशन रॉबर्ट हुक ने प्रपोज की थी वो डेफिनेशन डिस्कार्ड हो गई थी। एक्चुअली सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। एक और साइंटिस्ट इससे पहले गुजरा है, बहुत पहले, रॉबर्ट हुक। सो रॉबर्ट हुक ये सेल का डिस्कवरर है। इसने 1665 में सेल डिस्कवर किया था। आपने ये लोअर क्लासेस में इस तरह के कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे। तो 1665 में जब रॉबर्ट हुक ने सेल रिपोर्ट किया तो इसने सेल को यूं डिफाइन किया कि सेल इज एन एम्प्टी स्पेस। सेल इज एन एम्प्टी स्पेस, यानी अंदर से ये बिल्कुल खाली है, कोई चीज़ इसके अंदर मौजूद नहीं है, ये एक एम्प्टी स्पेस है बेसिकली। इसी वजह से नाम इसका सेल रखा गया था, यानी सेल मीन्स कंपार्टमेंट। तो सेल इज एन एम्प्टी स्पेस। दिस डेफिनेशन वाज प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 और बहुत अरसे तक ये डेफिनेशन सेल की यूं चलती रही और किसी शख्स को ये इल्म ना हो सका कि सेल के अंदर कुछ हो सकता है। सब लोग ये समझते थे कि शायद सेल छोटे छोटे से इस तरह बॉक्सेस हैं और उनसे मिलकर बॉडी कॉन्स्टिट्यूट होती है। लेकिन रॉबर्ट ब्राउन ने जब ये इंकिशाफ किया कि नो, सेल्स आर नॉट एम्प्टी स्पेसेस, एक्चुअली दे आल्सो हैव न्यूक्लियस विद इन इट। न्यूक्लियस का मतलब होता है सेंट्रल बॉडी। न्यूक्लियस का मतलब है सेंट्रल बॉडी, यानी फर्स्ट टाइम जब न्यूक्लियस रिपोर्ट हुआ था तो दिस न्यूक्लियस वाज फाउंड इन द सेंटर ऑफ द सेल,
ये इस तरह से सेल के सेंटर के अंदर ये चीज़ दिखाई दी थी, तो इस वजह से इसको नाम सेंट्रल बॉडी दिया गया, न्यूक्लियस। ठीक है, जैसे एटम का न्यूक्लियस होता है, एक सेंटर के अंदर कंपोनेंट प्रेजेंट होता है एटम के, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, सिमिलरली ये सेल का न्यूक्लियस है। तो ये आपने कॉन्सेप्ट न्यूक्लियस के हवाले से याद रखना है। अच्छा, ये जो न्यूक्लियस आप देख रहे हैं, इसको ऑब्जर्व करने के लिए अक्सर हम एक स्टेन यूज़ करते हैं, और वो स्टेन क्या है, वो है एसीटोऑर्सिन। एसीटोऑर्सिन, एसीटोऑर्सिन, या फिर इसके अलावा एसीटोकार्मीन। एसीटोकार्मीन भी एक स्टेन है जो यूज़ किया जाता है, या फल्जन, फल्जन स्टेन। सो दीज आर डिफरेंट कलर डाइज। ये क्या है? दीज आर डिफरेंट कलर डाइज। These different color dyes are used to treat the cell in order to observe the nucleus. आमतौर पर वैसे सेल को अंडर द माइक्रोस्कोप देखें तो आपको न्यूक्लियस दिखाई नहीं देगा अनलेस कि आप उसको किसी स्टेनिंग डाई के साथ ट्रीट करें। तो आमतौर पर न्यूक्लियस को ट्रीट करने के, न्यूक्लियस को ऑब्जर्व करने के लिए जो स्टेनिंग डाई यूज़ की जाती है वो ये एसीटोऑर्सिन या एसीटोकार्मीन या फल्जन कलर डाइज हैं। इनके ज़रिए न्यूक्लियस का कलर कैसा हो जाएगा, तो न्यूक्लियस ये इसी तरह का ये रेड कलर का आपको दिखाई देने लगेगा सेल के अंदर। तो ये आपने पॉइंट्स याद रखने हैं। अच्छा, न्यूक्लियस वैसे तो आमतौर पर एक सेल के अंदर एक ही मौजूद होता है, ठीक है, लेकिन कुछ सेल्स के अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई भी मौजूद होते हैं। तो इफ़ अ सेल कंटेन ओनली वन न्यूक्लियस, तो ऐसे सेल को आप कहेंगे मोनोन्यूक्लिएट, मोनोन्यूक्लिएट सेल। या इसके लिए एक और अल्टरनेटिव टर्म भी यूज़ की जाती है, इसे मोनोकैरियोटिक सेल भी कहा जाता है, मोनोकैरियोटिक। ये आपने टर्म्स याद रखनी है, ये मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ चैप्टर्स में ये टर्म्स यूज़ हुई हैं अबाउट द नंबर ऑफ न्यूक्लियस इन द सेल। न्यूक्लियस सिंगुलर वर्ड है और इसका प्लूरल है न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई, ठीक है, ये प्लूरल वर्ड होगा। तो मोनोन्यूक्लिएट या मोनोकैरियोटिक, अ सेल हैविंग सिंगल न्यूक्लियस। और सिमिलरली डाईन्यूक्लिएट, डाईन्यूक्लिएट या फिर डाईकैरियोटिक, डाईकैरियोटिक टर्म यूज़ की जाती है, अ सेल हैविंग टू न्यूक्लिया। और समटाइम more than two nuclei may be found in a single cell, so such a cell is known as multinucleate cell. So this multinucleate cell can also be called as सिनोसिटिक, सिनोसिटिक। तो ये सिनोसिटिक सेल्स कहलाते हैं, मल्टीन्यूक्लिएट सेल। आपको आमतौर पर ये मोनोकैरियोटिक या मोनोन्यूक्लिएट स्टेट तो जनरली नज़र आएगी, प्लांट्स, एनिमल, हर जगह आपको ये मोनोकैरियोटिक या मोनोन्यूक्लिएट सेल्स अक्सर दिखाई देंगे। बट डाईकैरियोटिक या डाईन्यूक्लिएटेड सेल्स ये स्पेसिफिक जगहों पर मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे ह्यूमन में तो डाईकैरियोटिक सेल नहीं है, लेकिन आपको इसके लिए एग्जांपल लेनी पड़ेगी फंजाई की। इन सम फंजाई, ठीक है, इन सम फंजाई ड्यूरिंग सर्टेन स्टेज इन द लाइफ साइकिल देर आर सर्टेन सेल्स विच आर डाईकैरियोटिक। तो फंजाई की लाइफ साइकिल में कुछ ऐसी स्टेजेस आती हैं जब उसके सेल के अंदर दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, तो ये डाईकैरियोटिक स्टेज आपको अमूमन फंजाई में नज़र आएगी। और इसी तरह से मल्टी न्यूक्लिएट स्टेट आपको इवन ह्यूमन में भी दिखाई देती है। जैसे ह्यूमन में मल्टी न्यूक्लिएट सेल कौन सा है, जैसे स्केलेटल मसल सेल, स्केलेटल मसल सेल ये एक मल्टी न्यूक्लिएट सेल है, स्केलेटल मसल सेल। और इसके अलावा आपको फंजाई के अंदर भी कुछ स्टेजेस में, लाइफ साइकिल के कुछ स्टेजेस में आपको मल्टी न्यूक्लिएट स्टेट नज़र आती है, ठीक है। इन सम फंजाई ड्यूरिंग सम स्टेज इन द लाइफ साइकिल मल्टी न्यूक्लिएट स्टेट कैन बी फाउंड। तो ये इस तरह एग्जाम्पल आपने याद रखनी है। अच्छा, ज़्यादातर तो आपने देखा कि न्यूक्लियस लाजमी मौजूद होता है, बट देर आर सर्टेन एक्सेप्शनल केसेस व्हेन न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन द सेल। फॉर एग्जांपल आप देखिए आरबीसी, आरबीसी क्या चीज़ें, आरबीसीज आर रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स आर विदाउट न्यूक्लियस। रेड ब्लड सेल्स ये कैसे सेल्स हैं, दे डोंट हैव न्यूक्लियस। सिमिलरली ये तो ह्यूमन में ऐसे एग्जाम्पल हमने ली है। इसी तरह से प्लांट्स में एक एग्जाम्पल है सीव ट्यूब। सीव ट्यूब, दिस इज अ काइंड ऑफ
फ्लोएम सेल, फ्लोएम प्लांट के अंदर एक टिश्यू है, सो दिस इज अ काइंड ऑफ फ्लोएम सेल। तो फ्लोएम का ये सेल, सीव ट्यूब सेल, it is also without nucleus cell. So there are certain cells in the organisms which do not have nucleus. ठीक है, ये anucleated cells हैं. Such a cell is called anucleated cell. अगरचे कुछ एनिमल्स के अंदर आरबीसीज न्यूक्लिएटेड आरबीसीज होते हैं, लेकिन ह्यूमन के अंदर जो आरबीसीज हैं दे आर नॉन न्यूक्लिएटेड या ए न्यूक्लिएटेड आरबीसीज हैं। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स आपने न्यूक्लियस के हवाले से याद रखने हैं। अच्छा, उसके बाद हम फर्दर इसके न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को आगे एक्सप्लोर करते हैं। न्यूक्लियस, जैसे मैंने आपको बताया कि ये बेसिकली एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। अभी हम माइटोकॉन्ड्रिया भी इसी तरह का एक स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, क्लोरोप्लास्ट भी, और फिर अब ये न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। और इसकी शेप कैसी है? स्फेरिकल। माइटोकॉन्ड्रिया आपको याद है वो रॉड शेप फिलामेंटस बॉडीज थे, अभी जो क्लोरोप्लास्ट हमने पढ़ा वो डिस्क्वाइड बॉडीज थे, बट द न्यूक्लियस इज स्फेरिकल बॉडी, स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। इस स्फेरिकल स्ट्रक्चर में आपको कुछ जो इसके पार्ट्स हैं वो यूं दिखाई देंगे, इसको एक डबल मेम्ब्रेनस कवरिंग सराउंड कर रही होती है। दिस डबल मेम्ब्रेनस कवरिंग इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनवेलप। तो दिस न्यूक्लियर एनवेलप ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ टू मेम्ब्रेन्स। इसमें भी एक आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, और इसके अंदर भी एक इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन। और इन दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान यहाँ पर भी एक इंटर मेम्ब्रेन स्पेस मौजूद है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और दिस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस इज आल्सो नोन एज पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इसको यहाँ पर पेरी न्यूक्लियर स्पेस भी कहा जाता है। और ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस, जिस तरह से अभी मैंने आपको क्लोरोप्लास्ट एनवेलप के अंदर उसकी जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस थी उसके बारे में बताया था कि no proton gradient is stored, no hydrogen ions are stored in the intermembrane space of chloroplast. Similarly, आपको यहाँ पर भी कोई प्रोटॉन ग्रेडियंट यहाँ पे भी स्टोर होता हुआ नजर नहीं आएगा। अनलाइक माइटोकॉन्ड्रियल इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, वहाँ पर प्रोटॉन ग्रेडियंट जरूर स्टोर होता है। ठीक है, तो ये आपने कॉन्सेप्ट यहाँ पे याद रखना है। अच्छा, तो ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस जो दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान में मौजूद है, और इस तरह से ये दोनों मेम्ब्रेन्स मिलकर एक एनवेलप, एक कवरिंग फॉर्म करी है दैट सराउंड्स द न्यूक्लियस। दिस nuclear envelope has connections with endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulums are connected at certain places with the nuclear envelope. असल में जहाँ पर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कनेक्टेड होते हैं ना, उस पॉइंट के ऊपर इस एनवेलप के अंदर पोर्स प्रेजेंट होंगे, एंड दोज पोर्स आर कॉल्ड न्यूक्लियर पोर्स। ये न्यूक्लियर पोर्स कहलाते हैं। एक्चुअली न्यूक्लियर पोर्स आर कंपोज्ड ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स, और ये स्पेशल प्रोटीन्स जो यहाँ पर इस एनवेलप के अंदर इस पोर को कॉन्स्टिट्यूट कर रही हैं, दे आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट और फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जो अंदर ग्राउंड मैस आपको नजर आ रहा है, दिस ग्राउंड मैस इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर ग्राउंड मैस को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म इज जस्ट लाइक द साइटोप्लाज्म, बस फर्क ये है कि न्यूक्लियोप्लाज्म ये न्यूक्लियर एनवेलप के जरिए यूं सेपरेट हो गया है साइटोप्लाज्म से, तो इस वजह से इसको एक अलग नेम हमने सजेस्ट कर दिया है। अदरवाइज ये वही साइटोप्लाज्म जैसी कंसिस्टेंसी शो करता है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के दरमियान कम्युनिकेशन थ्रू न्यूक्लियोपोर्स होगी। अच्छा, ये न्यूक्लियर पोर्स का जो नंबर है ये वेरी करता है। ये आपको जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होंगे उनके अंदर ये नंबर ज़्यादा नज़र आएगा, लेकिन जैसे ही सेल वेरी वेल डिफरेंशिएटेड सेल बन जाता है, ठीक है, मोर इन अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। अनडिफरेंशिएटेड सेल का मतलब है कि जिनका फंक्शन अभी स्पेसिफाई नहीं हुआ, वहाँ पर इनका नंबर ज़्यादा है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम व्हेन सेल बिकम डिफरेंशिएटेड, तो ऐसी सूरत में इनका नंबर रिड्यूस हो जाएगा, बहुत सारे न्यूक्लियर पोर्स क्लोज हो जाएंगे। सो दे आर लेस इन differentiated, well differentiated cells, but they are more in undifferentiated cells. जैसे मिसाल के तौर पर RBC वैसे तो इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन डेवलपिंग स्टेज पर जब अभी RBC डेवलप हुआ होता है तो उस वक्त इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो न्यूक्लियस वहाँ से गायब हो जाएगा। तो RBC टाइप के जो सेल्स हैं जो कि वेल डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, तो वहाँ पर इनका नंबर रिड्यूस्ड हो जाता है, और फिर अल्टीमेटली वो न्यूक्लियस वहाँ पे उनका डिसइंटीग्रेट हो जाता है। अच्छा, तो इसी तरह से जो स्टेम सेल्स होंगे, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, स्टेम सेल्स के अंदर इनका नंबर ज़्यादा होगा।
अच्छा, उसके बाद फिर आप देखिए कि ये न्यूक्लियोप्लाज्म जो आपको मैंने ग्राउंड मैस बताया, दिस न्यूक्लियोप्लाज्म ऑल्सो कंटेन some characteristics which are related to mitochondrial matrix and chloroplastoma. For example, this nucleoplasm also has DNA, लेकिन ये DNA unlike mitochondrial matrix DNA and the chloroplastoma DNA is different. ये circular नहीं है, ये linear DNA. तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, ये लीनियर DNA, लेकिन DNA का मौजूद होना सिमिलैरिटी है, बट अनलाइक माइटोकॉन्ड्रियल DNA एंड क्लोरोप्लास्ट DNA, ये लीनियर DNA, यूकैरियोटिक, टिपिकल यूकैरियोटिक DNA. सेकेंड थिंग, यहाँ पर ऑल टाइप्स ऑफ RNA प्रेजेंट हैं, ऑल टाइप्स ऑफ RNA यहाँ पर प्रेजेंट हैं. जिस तरह से आपने माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में RNA देखे, क्लोरोप्लास्ट्रोमा में RNA देखे, बिल्कुल इसी तरह से आपको यहाँ पर भी ये RNA कंटेंट्स नजर आएंगे. और इसके अलावा यहाँ पर भी आपको राइबोसोम्स मिलेंगे, ठीक है, राइबोसोम. लेकिन यहाँ पर जो राइबोसोम्स हैं, they are not 70S, they are actually 80S ribosomes. Keep in your mind, क्योंकि ये जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो राइबोसोम्स यहाँ पर डेवलप होंगे, वो राइबोसोम सेल के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जाकर अटैच करेंगे, ये साइटोप्लाज्म में स्कैटर हो जाएंगे. तो ये 80S टाइप के राइबोसोम होते हैं, और ड्यूरिंग देयर ट्रांसपोर्टेशन ये राइबोसोम यहाँ न्यूक्लियोप्लाज्म में सस्पेंडेड नजर आएंगे. एक्चुअली ये राइबोसोम्स यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, न्यूक्लियोलस के अंदर ये बिल्ट हो रहे होते हैं, और बिल्ट होने के बाद ये राइबोसोमल सबयूनिट्स यहाँ से लिबरेट होते हैं, और फिर न्यूक्लियोप्लाज्म में ये कुछ देर सस्पेंड रहने के बाद ये साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं. तो बहरहाल ये चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, और इनकी प्रेजेंस आप एक सिमिलैरिटी कंसिडर कर सकते हैं बिटवीन क्लोरोप्लास्ट्रोमा एंड द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. लेकिन आपने थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस का भी ख्याल रखना है कि यहाँ पर DNA लीनियर है, यहाँ पर राइबोसोम 80S टाइप के हैं. अच्छा, इसके अलावा आपको यहाँ पर उस जैसी कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी याद रखनी है, जैसे न्यूक्लियस भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, ये खुद रेप्लिकेट कर सकता है. और इसके साथ साथ न्यूक्लियस ना सिर्फ ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, बल्कि न्यूक्लियस ये अनलाइक माइटोकॉन्ड्रियल, लेकिन ये न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बरक्स ये सेल से बाहर सर्वाइव नहीं करता. इसको आप यूँ इस तरह आइसोलेट करके सेल से बाहर इनका कल्चर तैयार नहीं कर सकते. तो इस वजह से न्यूक्लियस के बारे में उस तरह का आइडिया सजेस्ट नहीं किया जाता कि दिस इज़ एन ऑर्गेनिज्म विद एन ऑर्गेनिज्म. हालांकि इसके पास ये चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन इसकी जो ये आपको डेफिशिएंसी नज़र आ रही है कि ये आउटसाइड द सेल इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर सकता, इस वजह से इसको ऑर्गेनिज्म विद एन ऑर्गेनिज्म कंसिडर नहीं किया जाता. तो ये थोड़ी सी आपने करैक्टरिस्टिक्स जो उसके साथ माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट से रिजेंबल कर रही हैं, रिलेट कर रही हैं, इनको याद रखना है. अच्छा, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर दो चीज़ें यहाँ पर प्रोमिनेंट हैं. उनमें एक आपको एक डार्क रीजन नज़र आ रहा है, एक नॉन मेम्ब्रेनस रीजन है, डार्क रीजन नोन एज न्यूक्लियोलस. देयर मे बी मोर देन वन न्यूक्लियोलाई, इसका प्लूरल है न्यूक्लियोलाई, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट एक तो ज़रूर मौजूद होगा. और सेकेंड थिंग, यहाँ पर आपको क्रोमेटिन नज़र आ रहा है, विच इज़ अ नेटवर्क. अब ये न्यूक्लियोलस क्या चीज़ है? बेसिकली ये जो न्यूक्लियोलस होता है ना, न्यूक्लियोलस ये एक नॉन मेम्ब्रेनस, एक डार्कली स्टेन्ड रीजन है. यानी जब हम कलर डाई के साथ इसको ट्रीट करते हैं ना, मैंने अभी आपको बताया था कि किसी भी सेल के न्यूक्लियस को ऑब्जर्व करने के लिए कोई कलर डाइज हम यूज़ करते हैं, तो उन कलर डाइज का कलर ये न्यूक्लियोलस के ऊपर ज़्यादा तेज़ आता है, इस वजह से इसको डार्कली स्टेन्ड बॉडी कहा जाता है. सो दिस डार्कली स्टेन्ड बॉडी विच इज़ नॉट एनक्लोज्ड बाय एनी मेम्ब्रेन इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस. इसके दो रीजन्स हैं. इसका जो पेरिफेरल रीजन होगा वो इस तरह से आपको ग्रेन्यूलर दिखाई देगा, ग्रेन्यूलर. द पेरिफेरल रीजन इज ग्रेन्यूलर रीजन. ये आउटर ग्रेन्यूलर एरिया कहलाता है. दिस इज कॉल्ड आउटर ग्रेन्यूलर एरिया. यहाँ पर यूँ इस तरह ग्रेन्यूल टाइप के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे. और इनफैक्ट ये ग्रेन्यूल्स कौन से ग्रेन्यूल्स हैं? दीज आर राइबोसोमल सब यूनिट्स. ये आउटर रीजन के अंदर आपको इस तरह से ग्रेन्यूल्स दिखाई देंगे. वेयर एज द इनर रीजन इज फिब्रिलर एरिया. इनर रीजन जो है उसमें यूँ इस तरह फाइबर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसको फिब्रिलर एरिया कहा जाता है. तो इसमें ये देखिए दो रीजन्स यहाँ पर आपको प्रोमिनेंटली नज़र आ रहे हैं. दिस इज आउटर ग्रेन्यूलर एरिया
और दूसरा यहाँ पर इनर फिब्रिलर एरिया, इनर फिब्रिलर। ये ग्रेन्यूल्स तो हमें समझ में आ गया कि ये राइबोसोमल सब यूनिट्स हैं, बट व्हाट अबाउट दीज फाइबर्स? इसको फिब्रिलर एरिया क्यों कहा है? एक्चुअली यहाँ पर दो तरह के फाइबर्स प्रेजेंट हैं, और वो दो तरह के फाइबर्स कौन से हैं? वन इज राइबोसोमल आरएनए एंड द सेकंड वन इज राइबोसोमल डीएनए। अच्छा, यहाँ पर ये बात भी क्लियर हो रही है कि राइबोसोमल आरएनए क्या चीज़ है? दिस इज द आरएनए विच इज यूज्ड टू मेक राइबोसोम्स, ये यहाँ पर मौजूद है। बट व्हाट अबाउट राइबोसोमल डीएनए? राइबोसोमल डीएनए हो सकता है आप में से कुछ के लिए नई टर्म हो। एक्चुअली राइबोसोमल डीएनए इज द पार्ट ऑफ डीएनए व्हिच कंप्राइजेज इंफॉर्मेशन फॉर राइबोसोमल आरएनए, क्योंकि जितने भी आरएनए होते हैं दे आर ऑल्सो ओरिजिनेटेड फ्रॉम द डीएनए। तो राइबोसोमल आरएनए डीएनए के जिस रीजन से ओरिजिनेट होगा, दैट पर्टिकुलर रीजन ऑफ द डीएनए इज कॉल्ड राइबोसोमल डीएनए। सो दैट पार्ट ऑफ डीएनए इज ऑल्सो फाउंड इन दिस सेंट्रल रीजन, और इसके साथ साथ यहाँ पर ये राइबोसोमल आरएनए भी प्रेजेंट है, क्योंकि उस राइबोसोमल डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन भी इसी जगह पर होगी और उससे ये राइबोसोमल आरएनए भी यहीं पर ओरिजिनेट होगा, और उसके बाद फिर इसके साथ प्रोटीन कंबाइन होकर फिर ये राइबोसोमल सब यूनिट्स को यहाँ पर सैम्बल किया जाता है। और जब ये राइबोसोमल सब यूनिट्स सैम्बल हो जाते हैं तो ये टाइम टू टाइम यहाँ से रिलीज होते रहेंगे, और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर कुछ देर सस्पेंड करने के बाद ये न्यूक्लियोपोर्स के थ्रू बाहर निकल जाएंगे, और इस तरह से फिर ये साइटोप्लाज्म में या तो फ्रीली डिस्पर्स हो जाते हैं या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होकर उनको रफ बना देते हैं। ठीक है जी, तो ये आपने न्यूक्लियोलस का रोल देखा। तो न्यूक्लियोलस को आप क्या कह सकते हैं? न्यूक्लियोलस इज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। ये क्या है? फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम यहाँ पे बिल्ड हो रहे हैं। कौन से वाले राइबोसोम की फैक्ट्री है ये? 70S राइबोसोम या 80S राइबोसोम, और बोथ ऑफ देम? तो आपने याद रखना है ये 80S राइबोसोम की फैक्ट्री है। 80S राइबोसोम्स आर एक्चुअली मेड फॉर्म्ड हियर। 70S राइबोसोम तो वो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनते हैं। अच्छा, उसके बाद अब आखिर में हम बात कर लेते हैं क्रोमेटिन की, विच इज़ अ डिफ्यूज्ड नेटवर्क इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। आपको ये जो क्रोमेटिन है ये एक नेटवर्क की फॉर्म में नजर आएगा। एक्चुअली दिस नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन और सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है, मेनली हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, इस वजह से मोस्टली इनका जिक्र किया जाता है। तो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स का ये एक फिब्रस नेटवर्क है जो कि आपको एक नॉन डिवाइडिंग सेल के अंदर दिखाई देगा। बट व्हेन सेल अंडरगोज सेल डिवीजन, दिस क्रोमेटिन इज कंडेंस्ड इनटू डेफिनेट थिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम। तो ये कैसे होता है और ये क्रोमोसोम्स क्या हैं, इनके बारे में कुछ हम मजीद फीचर्स यहाँ पे ऐड करते हैं। लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, व्हाट एक्सप्लेन्स व्हाई सेल्स विद नो न्यूक्लियोलाई डाई? न्यूक्लियोलस के बगैर सेल सर्वाइव नहीं करता। तो आपने एक्सपेक्टेड यहाँ पर जो रीज़न है उसको पिन पॉइंट करना है। तो ऐसे सेल्स क्या होगा कि दे डू नॉट हैव सेंट्रियोल्स एंड कैन नॉट डिवाइड, या they do not have mitochondria and cannot release energy, or they do not have mRNA and cannot transcribe DNA, or they do not have ribosomes and cannot synthesize protein। तो ऑब्वियसली इस डिस्कशन के बाद आपको इसका आंसर आना चाहिए। अगर आपको इसका आंसर नहीं आया तो इसका मतलब है कि आप लेक्चर ध्यान से नहीं सुन रहे, आप सो रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बना है? इसका आंसर लाजमी तौर पर डी। हाँ जी, तो दे डू नॉट हैव राइबोसोम्स एंड कैन नॉट सिंथेसाइज प्रोटीन, देयरफॉर सेल्स यूजुअली डाई विदाउट न्यूक्लियोलाई। अच्छा, उसके बाद आप देखिए कि ये जो मैंने अभी जिक्र किया था कि क्रोमेटिन विच इज़ अ थिन डिफ्यूज नेटवर्क जो कि नॉन डिवाइडिंग सेल के अंदर आपको नज़र आएगा, एंड दिस क्रोमेटिन इज़ मेड अप ऑफ डीएनए और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको कुछ प्रोटीन्स मिलेंगी, और वो प्रोटीन्स मेनली हिस्टोन टाइप की प्रोटीन्स होती हैं। सो इस तरह से डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स का ये डिफ्यूज नेटवर्क क्रोमेटिन कहलाता है। बट व्हेन सेल अंडरगोज सेल डिवीजन, अब डिवीजन स्टार्ट होने लगी है, एंड दिस डिवीजन मे बी माइटोसिस और मे बी मियोसिस, कुछ भी हो सकती है। इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना कि शायद ये सिर्फ माइटोसिस होगी या सिर्फ मियोसिस होगी। तो एनी वन डिवीजन, तो डिवीजन के दौरान ये क्या होगा कि क्रोमेटिन is condensed into thick thread like structures called chromosome। तो एक क्रोमोसोम का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर इस तरह से स्टैब्लिश होगा। देखिए, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर और मैग्नीफाई कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम को। देखो, एक क्रोमोसोम
ये डुप्लीकेटेड स्टेट में आपको इस तरह से नज़र आता है, डुप्लीकेटेड स्टेट में कि उसके अंदर 2 क्रोमेटिड्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली ये 2 क्रोमेटिड्स हैं, these two are called chromatids and these two chromatids are attached at a point known as centromere, centromere पर ये दोनों जुड़े हुए हैं। तो एक्चुअली द क्रोमेटिड्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। जैसे आप ये देख रहे हैं ना कि ये जो ग्रीन कलर का आपको थ्रेड नज़र आ रहा है, ये डीएनए और ये डीएनए हिस्टोन्स के साथ यूँ एसोशिएट कर रहा है। तो इस तरह से ये डीएनए और हिस्टोन्स के यूँ बीड लाइक स्ट्रक्चर्स इनिशियली फॉर्म हो रहे हैं। सच बीड लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। तो इनिशियली ये न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग बन रहा है। लेटर ऑन दिस न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग विल अगेन क्वाइल इनटू अ क्रोमेटिन फाइबर। ये क्रोमेटिन फाइबर बन गया। द क्रोमेटिन फाइबर विल अगेन क्वाइल टू फॉर्म सुपर क्वाइल और ये सुपर क्वाइल फिर दोबारा फर्दर क्वाइल करता है। सो इन दिस वे क्रोमेटिड इज फॉर्म। सो ये इस तरह से ये क्रोमेटिड यहाँ पे स्टैब्लिश हुआ, ठीक है। तो ये आपने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अभी आगे चलकर हम जब क्रोमोसोम एंड डीएनए का यूनिट पढ़ेंगे वहाँ पर डिटेल से आपको एक्सप्लेन करेंगे। बहरहाल आप ये याद रखिए कि फर्स्ट न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग फॉर्म होता है और फिर न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग से ये क्रोमेटिन फाइबर फॉर्म होता है। क्रोमेटिन फाइबर से सुपर क्वाइल फॉर्म होगा, दिस इज कॉल्ड सुपर क्वाइल एंड सुपर क्वाइल लेटर ऑन ट्रांसफॉर्म इनटू क्रोमेटिड। तो इस तरह से ये क्रोमोसोम्स इस्टेब्लिश होते हैं। अच्छा, आम तौर पर ये जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में मौजूद होते हैं और इस पेयर में मौजूद क्रोमोसोम्स साइज और स्ट्रक्चर के लिहाज से एक जैसे होंगे, बट फंक्शनली दे मे बी डिफरेंट। इसमें से एक मदर से आता है और दूसरा फादर से। जैसे मिसाल के तौर पर आप देख रहे हैं इस वक्त, ये मैं यहाँ पर 2 क्रोमोसोम्स शो कर रहा हूँ विच आर सिमिलर विद रिस्पेक्ट टू साइज एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। साइज और स्ट्रक्चर दोनों का एक जैसा है। ये थोड़ा सा जो आपको फ़र्क लग रहा है ये डायग्रामेटिक मिस्टेक है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। बहरहाल ये साइज और स्ट्रक्चर के लिहाज से, लेंथ के लिहाज से एक जैसे हैं। दिस पेयर इज कॉल्ड होमोलोगस पेयर। होमोलोगस, होमोलोगस का मतलब होता है कि कोई 2 ऐसी चीज़ें हैं जो स्ट्रक्चरली अलाइक हों बट फंक्शनली डिफरेंट हो, उनको होमोलोगस कहते हैं। याद है आपको लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एनालोगस टर्म बताई थी कि सेंट्रियोल्स के साथ प्लांट का एक पार्ट एनालोगस होता है और वो उसके फ्रीली डिस्पर्स्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। तो वो माइक्रोट्यूब्यूल्स एनालोगस होते हैं, यानी स्ट्रक्चरली वो डिफरेंट थे लेकिन फंक्शनली अलाइक थे। ये फंक्शनली डिफरेंट है, स्ट्रक्चरली अलाइक है। तो इस तरह से ये होमोलोगस हैं एक दूसरे के। और होमोलोगस पेयर के अंदर 1 क्रोमोसोम इज मैटरनल, यानी ये मदर से बिलोंग करता है, इस इंडिविजुअल की मदर से ये आया है, और अदर इज पैटर्नल, पैटर्नल क्रोमोसोम। तो इस तरह से यूजुअली क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स। जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर 23 पेयर्स हैं, यानी 23 होमोलोगस पेयर्स हैं, और इन 23 पेयर में से हर एक पेयर में एक क्रोमोसोम हमारी मदर का है, दूसरा हमारे फादर का है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ हम यहाँ पर टर्म्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे क्रोमोसोम के नंबर के वाले से। ये टर्म्स अगरचे यहाँ पर बुक के अंदर डायरेक्टली इस चैप्टर में गिवन नहीं है, लेकिन चूँकि बार बार अभी आगे जिक्र आना है, मुख्तलिफ जगहों पर हम उन टर्म्स को यूटिलाइज़ करेंगे, यानी डिप्लॉयड, हेप्लॉयड, तो इनका कॉन्सेप्ट क्लियर करना यहाँ पर ज़रूरी है। चूँकि यहाँ पर जिक्र हो रहा है क्रोमोसोम्स का, तो इस वजह से वो टर्म्स हमने यहाँ पर ऐड करनी है। तो ये टर्म्स असल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम से रेलिवेंट है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम किसी भी स्पीशी का करेक्टरिस्टिक फीचर है। जैसे आप देखिए कि ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं और वीट में 42 क्रोमोसोम्स हैं। चिंपैंजी आप जानते हैं, चिंपैंजी, इसके अंदर मालूम है कितने क्रोमोसोम्स हैं? 48। तो आप देखिए ये जस्ट 2 क्रोमोसोम्स और होते तो इंसान चिंपैंजी हो जाता। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। याद रखिए कि किसी भी स्पीशी के अंदर जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, उन क्रोमोसोम्स में मौजूद जीन्स असल में उस ऑर्गेनिज्म को डिटरमिन करते हैं। तो हो सकता है कि दुनिया में 2 स्पीशीज़ ऐसी हों जिनका क्रोमोसोम नंबर सेम हो, लेकिन 2 मुख्तलिफ स्पीशीज़ हैं। मिसाल के तौर पर ये चिंपैंजी और दूसरी तरफ पोटैटो, आप देखिए दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। तो चिंपैंजी में भी 48 क्रोमोसोम्स हैं, ये एक एनिमल की किस्म है, और पोटैटो एक प्लांट की टाइप है, एंड इट आल्सो हैज़ 48 क्रोमोसोम्स।
तो आप देखिए कि ये दो मुख्तलिफ स्पीशीज़ दे डू हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो आपने याद रखना है कि दो डिफरेंट स्पीशीज़ सेम क्रोमोसोम नंबर रख सकती हैं, लेकिन उनके क्रोमोसोम्स में जो जीन्स प्रेजेंट होंगे वो डिफर करते होंगे। इसी वजह से ये चिंपैंजी और ये पोटैटो है। अंडरस्टैंड? तो बहरहाल ये हम किसी भी स्पीशी का ये जो क्रोमोसोम नंबर है इसको डेजिग्नेट करने के लिए मुख्तलिफ टर्म्स यूज़ करते हैं, जैसे डिप्लॉइड, हैप्लॉइड, मोनोप्लॉइड। तो इनसे क्या मतलब है इसको ज़रा हम यहाँ पर क्लियर करते हैं। अब देखिए इस वक्त ये जो क्रोमोसोम नंबर हमने यहाँ पे शो किया है ना, तो ये क्रोमोसोम नंबर हमने इन स्पीशीज़ के सोमैटिक सेल्स का क्रोमोसोम नंबर शो किया। सोमैटिक सेल, आप जानते हैं सोमैटिक सेल किसे कहते हैं? सोमैटिक सेल इज़ एक्चुअली द बॉडी सेल, बॉडी जिससे पूरी बॉडी कंपोज होती है, दैट सेल इज़ एक्चुअली द सोमैटिक सेल। तो किसी भी स्पीशी का जो करेक्टरिस्टिक क्रोमोसोम नंबर होता है ना, वो सेल में उसकी सोमैटिक सेल का क्रोमोसोम नंबर है। जैसे वीट, इसका सोमैटिक सेल क्रोमोसोम नंबर 46 है, लेकिन सॉरी, जैसे ह्यूमन, इसका सोमैटिक सेल क्रोमोसोम नंबर 46 है और वीट इसका सोमैटिक सेल क्रोमोसोम नंबर 42 है। लेकिन आपको ये जो नज़र आ रहा है यहाँ पर, हमने इसके साथ 2n लिखा है और इसके साथ 6n लिखा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक्चुअली ये जो ह्यूमन है ना, ये डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड स्पीशी, डिप्लॉइड। लेकिन वीट इज़ हेक्साप्लॉइड स्पीशी, हेक्साप्लॉइड। अब ये क्या चीज़ है भाई? प्लॉइड किसे कहते हैं? असल में देखो, प्लॉइड टर्म रेफर्स टू, प्लॉइड टर्म इट रेफर्स टू सेट ऑफ क्रोमोसोम, सेट ऑफ क्रोमोसोम के लिए ये टर्म हम यूज़ कर रहे हैं, सेट ऑफ क्रोमोसोम। और इसको डेजिग्नेट कर रहे हैं n के साथ। सिंगल सेट होगा तो n। अब ये सिंगल सेट है क्या? तो ये सिंगल सेट ये होता है कि all the chromosomes which contain a one complete genome of an individual, genome। अब फिर यहाँ पर एक और टर्म आ गई, जीनोम ऑफ एन इंडिविजुअल। तो देखो ये ज़रा समझने की बातें, ये ज़रा केयरफुली यहाँ पर आपने तवज्जो देनी है। देखो, ऑल द क्रोमोसोम्स विच कंटेन वन कंप्लीट जीनोम ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड अ सेट ऑफ क्रोमोसोम। यानी वो सेट हो सकता है 2 क्रोमोसोम्स पर मुश्तमिल हो किसी स्पीशी में, हो सकता है किसी दूसरी स्पीशी में 4 क्रोमोसोम्स पर मुश्तमिल एक सेट हो सकता है किसी स्पीशी में 20 क्रोमोसोम्स पर मुश्तमिल एक सेट हो सकता है किसी स्पीशी में 23। जैसे ह्यूमन का सिंगल सेट 23 क्रोमोसोम्स पर मुश्तमिल है, सिंगल सेट। ह्यूमन के केस में, इन केस ऑफ ह्यूमन, द सिंगल सेट कंसिस्ट ऑफ 23 क्रोमोसोम्स। यानी हमारे 23 क्रोमोसोम्स में हमारी बॉडी का कंप्लीट जीनोम मौजूद है। व्हाट इज जीनोम? जीनोम इज कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स। हमारी बॉडी की तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करने के लिए जितने भी जीन्स हैं उन सब का कलेक्शन जीनोम कहलाता है। मिसाल के तौर पर, जैसे सपोज कर लेते हैं हमारे बॉडी के अंदर 60,000 जीन्स मौजूद हैं जो हमारी बॉडी की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करते हैं। एक्चुअल नंबर नहीं बता रहा मैं, सपोज कर रहा हूँ 60,000। अब उन 60,000 जीन्स में से 2,000 जीन्स एक क्रोमोसोम में, 3,000 दूसरे क्रोमोसोम में, 5,000 तीसरे क्रोमोसोम में, हो सकता है 500 चौथे क्रोमोसोम में। यानी हर क्रोमोसोम में डिफरेंट नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट है। और इस तरह से ये 23 क्रोमोसोम्स में ये टोटल 60,000 जीन्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो इस तरह से ये 23 क्रोमोसोम्स का ये जो कलेक्शन बना है, दिस इज कॉल्ड वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। सो all the chromosomes which contain complete genome of an individual is called one set of chromosome, and one set of chromosome is represented by 1n, और 1n को यहाँ पर टर्म के ज़रिए बुलाया जाएगा प्लॉइड। और इसके साथ अगर हम वर्ड ऐड कर दें तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, मोनोप्लॉइड। मोनोप्लॉइड का मतलब है कि सेल हैविंग वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, मोनोप्लॉइड। तो इसका मतलब क्या? सेल हैविंग वन सेट। तो इसी तरह से डाईप्लॉइड, अ सेल हैविंग 2 सेट। अब समझ में आ रही है डेफिनेशन आपको? व्हाट इज डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम? तो आप कहेंगे अ सेल हैविंग 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड डिप्लॉइड। ये 2n किसको शो कर रहा है? 2 सेट्स को। सिमिलरली ट्राई या ट्रिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, अ सेल हैविंग 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। टेट्राप्लॉइड, a cell having 4 sets of chromosome.
इसी तरह से आप देखिए 5 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम 5n, पेंटाप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड 6n, तो ये वीट हेक्साप्लॉइड है और जबकि ह्यूमन डिप्लॉइड है। असल में ये जो सोमेटिक सेल क्रोमोसोम नंबर ये स्पीशी टू स्पीशी ये वेरी करता है, तो हर स्पीशी डिप्लॉइड नहीं होती है। अगरचे ज़्यादातर एनिमल डिप्लॉइड होते हैं, लेकिन प्लांट्स में आपको वेरिएशन नज़र आएगी। बनाना ट्रिप्लॉइड स्पीशी है, बनाना। इसी तरह से ये जो हम कॉटन यूज़ करते हैं वो टेट्राप्लॉइड स्पीशी है, और ये जो वीट है ये हेक्साप्लॉइड है। सो आपको यहाँ पर बड़ी वेरिएशन नज़र आएगी। अच्छा, अब देखिए होता ये है, ये तो है सोमेटिक सेल क्रोमोसोम नंबर, और मैंने आपको यहाँ पर मोनोप्लॉइड का कॉन्सेप्ट बता दिया सिंगल सेट का। जैसे ह्यूमन में तो सिंगल सेट 23 क्रोमोसोम्स पर मुश्तमिल है, क्योंकि ये 2n है ना। जब आपसे ये कहा जाए ना कि एक स्पीशी इसका ये क्रोमोसोम नंबर है और ये 2n है, तो आप इसका मोनोप्लॉइड नंबर या 1n नंबर बताएं तो आपने 2 से उसको डिवाइड कर देना है, यानी 46 से 2 से डिवाइड किया तो 23 आ गया। इसी तरह से आप देखो कि अगर ये 42 इसका 6n क्रोमोसोम नंबर है तो इसका 1n कितना होगा, तो आप 6 से इसको डिवाइड करें, यानी जो स्पीशी जितने n पर मुश्तमिल है उसके क्रोमोसोम नंबर को, उसके सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर को आप उतने डिजिट के साथ डिवाइड करेंगे तो आपको उसका मोनोप्लॉइड नंबर आ जाएगा। सो दीज आर द मोनोप्लॉइड नंबर्स। लेकिन आपको पता है हमारे बॉडी के अंदर सोमेटिक सेल्स के साथ साथ गैमीट्स भी प्रेजेंट होते हैं। हमारे बॉडी के जो दूसरे टाइप के सेल्स हैं दे आर कॉल्ड गैमीट्स। गैमीट्स आर एक्चुअली हैप्लॉइड सेल्स। नाउ व्हाट आर हैप्लॉइड? हैप्लॉइड का कॉन्सेप्ट ये है कि हैप्लॉइड इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम विच कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली हाफ देन सोमेटिक। इसके अंदर हमेशा हाफ देन सोमेटिक नंबर, जो भी सोमेटिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उस सोमेटिक नंबर से एग्जैक्टली हाफ हैप्लॉइड कहलाएगा। मिसाल के तौर पर ह्यूमन का सोमेटिक नंबर 46 था तो इसका हाफ हो गया 23। इसका 42 सोमेटिक नंबर इसका हाफ करें तो 21, तो 21 इसका हैप्लॉइड है और हमारा हैप्लॉइड 23 है। अब देखिए ये इत्तेफाक की बात है कि हमारा ह्यूमन का हैप्लॉइड नंबर 23 क्रोमोसोम पर मुश्तमिल है, जो कि इनफैक्ट हमारा 1n क्रोमोसोम नंबर है। इस वजह से ह्यूमन में हम हैप्लॉइड को 1n से शो कर सकते हैं। लेकिन बेटा देखो वीट हेक्साप्लॉइड स्पीशी है, इसका क्रोमोसोम नंबर सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर 42 है और ये हेक्साप्लॉइड होने की वजह से इसका सिंगल सेट 7 क्रोमोसोम पर मुश्तमिल है। लेकिन इसका जो हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर होगा वो 7 पर मुश्तमिल नहीं है, वह 21 पर मुश्तमिल है। और 21 का मतलब है कि 3 सेट्स। तो आप क्या वीट के केस में हैप्लॉइड को डेजिग्नेट करने के लिए 1n टर्म यूज़ कर सकते हैं? नो। तो हमें यहाँ ये पता चला कि हैप्लॉइड इज़ नॉट ऑलवेज 1n। जी बेटा, हम बात कर रहे थे कि ये तो महज ह्यूमन में इत्तेफाक की बात है कि ह्यूमन के अंदर जो हमारा मोनोप्लॉइड नंबर है और वही हमारा हैप्लॉइड नंबर है और हम 1n से इसको इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन हर स्पीशी के केस में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो आपने ये केयरफुल रहना है इन टर्म्स को यूज़ करते हुए। अच्छा, तो आप देखो इसके हवाले से कई क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं यहाँ पर। जैसे मिसाल के तौर पर आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिफाइन द टर्म हैप्लॉइड। देखो हैप्लॉइड टर्म उसको डिफाइन करने के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है? द नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। क्या ये हैप्लॉइड है? ये किसी स्पीशी में तो हो सकता है लेकिन हर एक में नहीं। हमेशा हैप्लॉइड सिंगल सेट पे कंसिस्ट नहीं करता, कीप इन योर माइंड। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट इज फाउंड इन सोमेटिक सेल। नो, ये तो हरगिज नहीं होगा। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट कंसिस्ट ऑफ हाफ देन गैमेटिक नंबर। नहीं, सोमेटिक नंबर के हाफ होता है, गैमेटिक नंबर के हाफ नहीं। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट कंसिस्ट ऑफ हाफ देन सोमेटिक नंबर। यस, तो जब बेटे ये मोस्ट अप्रोप्रिएट मोस्ट वर्ड यूज हो, ऑल ऑफ देम तो वैसे स्किप हो जाता है। ये मैंने पहले भी आपको पॉइंट आउट किया था कि इस तरह के एमसीक्यूज में कभी भी आपने कंफ्यूज नहीं होना ऑल ऑफ देम वाले ऑप्शन में। तो यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म कौन सी होगी? डी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट कंसिस्ट ऑफ हाफ देन सोमेटिक नंबर। ये हैप्लॉइड का सही कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये जो जैसे पहले वाली हमने बात की ना, ये मे बी ट्रू। ठीक है, मे बी ट्रू की बात होती तो ये इसको हम करेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पर ये वाले ऑप्शन को यहाँ से निकाल दें और यहाँ पर रख देते हैं नन ऑफ देम। ठीक है, यहाँ पे हम रख देते हैं नन ऑफ देम और अब आपसे पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मे बी ट्रू फॉर द डेफिनेशन ऑफ हैप्लॉइड। ठीक है, मे बी ट्रू। तो ये जो ए था ना, ये मे बी ट्रू हो सकता है बिकॉज नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट कंसिस्ट सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, ये मे बी ट्रू, ये वाली बात हो सकती थी। तो ऐसे यूँ
थोड़ी थोड़ी वर्डिंग चेंज करके एमसीक्यूज बनाए जाते हैं। तो बी केयरफुल, आपने एग्जाम के दौरान भी इस तरह से प्रेजेंस ऑफ माइंड से क्वेश्चंस को करना है। क्वेश्चन आसान होते हैं, लेकिन चूंकि एग्जाम का प्रेशर होता है, बहुत सारी दूसरी चीज़ें माइंड में आ रही होती हैं, टाइम ख़त्म होता जा रहा होता है, तो उसकी वजह से पजल हो जाते हैं बच्चे। तो आपने बेटा ये इनको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस एमसीक्यूज, उनमें आपने बार बार जो स्टेटमेंट होती है ना क्वेश्चन की, उसको एक दफ़ा रीड करो, फिर दूसरी दफ़ा रीड करो। जब तक आपका माइंड एक्सेप्ट ना कर ले कि अच्छा ये वाली बात है, तब तक आप आगे ना बढ़ो। वरना कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपने एक दफ़ा क्वेश्चन को रीड किया तो एकदम आपको ऐसा लगेगा कि ये आंसर है, लेकिन हालांकि वो आंसर होता नहीं है। तो इस वजह से थोड़ा सा केयरफुल रहने की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे, और इस तरह आप स्कोर गेन कर सकते हैं। अच्छा, फिर देखो, पोटैटो इज़ अ टेट्रापोलाइड स्पीशी, इट्स सोमैटिक सेल कंटेन 48 क्रोमोसोम्स। व्हाट विल बी इट्स मोनोप्लॉइड नंबर? दिस इज़ वेरी इजी। मैंने अभी आपको बताया था टेट्राप्लॉइड का मतलब है 4n, और अगर आपको ये पता हो कि इसका क्रोमोसोम नंबर इतना है, सोमैटिक सेल का क्रोमोसोम नंबर, तो ये इतने n पर मुश्तमिल स्पीशी है, तो आप फ़ौरन डिवाइड करें। तो 48 डिवाइडेड बाय 4, द राइट आंसर इज़ 12। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। शुगर केन इज़ एन ऑक्टाप्लॉइड स्पीशी, इट्स मोनोप्लॉइड नंबर इज़ 10। अब देखो, मोनोप्लॉइड नंबर आपको बताया और ऑक्टाप्लॉइड बताएं। हाउ मैनी क्रोमोसोम्स विल बी प्रेजेंट इन सोमैटिक सेल? तो अगर इसका मोनोप्लॉइड यानी इसका n जो है वो 10 है और ये ऑक्टाप्लॉइड है, तो ऑक्टाप्लॉइड का मतलब है 8n, तो 8n कितना हो गया? दैट इज 80। तो 80 इज द राइट आंसर। तो इस तरह से ये सॉल्व होंगे क्वेश्चन। फिर देखिए, ऑर्गेनल्स अदर देन न्यूक्लियस दैट कंटेन न्यूक्लिक एसिड इंक्लूड। न्यूक्लियस के अलावा याद करें कौन कौन से ऑर्गेनल थे जिसमें न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट था? तो क्या राइबोसोम में न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है? यस, आरएनए इज अ न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, शायद डीएनए की बात हो रही है। तो डीएनए नहीं, न्यूक्लिक एसिड, उसमें आरएनए भी शामिल है। तो ये भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, क्लोरोप्लास्ट भी होगा। बी एंड सी ओनली नहीं, बल्कि ऑल ए, बी एंड सी। तो दिस वुड बी द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने ये कंप्लीट कर लिया यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर। तो अब हम ज़रा ये दो जो मेजर टाइप्स हैं यूकैरियोटिक सेल्स की, प्लांट और एनिमल सेल, इनको ज़रा एक नज़र में हम कंपेयर कर लेते हैं। तो आपने देखा बेटा कि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट थी, ये इसका करैक्टरिस्टिक फीचर है। इसके अलावा प्लांट सेल के अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट बताए थे, ये इनका करैक्टरिस्टिक फीचर है। इसी तरह से ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल का प्रेजेंट होना, ये इनका एक करैक्टरिस्टिक फीचर है। तो ये फीचर्स हैं जो स्पेसिफिकली प्लांट्स के साथ लिंक्ड हैं। कई एक एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जिसमें इन ऑर्गेनल्स के बारे में क्वेश्चन होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स आर फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स आर फाउंड इन ओनली प्लांट सेल या ओनली एनिमल सेल। तो आपको इसके ऊपर ग्रिप होनी चाहिए। तो ये स्पेसिफिक हैं प्लांट के लिए। इसी तरह से एनिमल के लिए अगर स्पेसिफिक फीचर्स देखें तो उसमें आपको सेंट्रियोल सेरिफेरस याद रखना है कि ये प्लांट सेल के पास नहीं है। ये सीलिया टाइप के स्ट्रक्चर भी प्लांट सेल के पास नहीं होते, ठीक है। तो ये सीलिया और सेंट्रियोल्स आर टू सच स्पेसिफिक कंपोनेंट्स विच आर नॉट फाउंड इन प्लांट सेल। तो इनको आपने ख़ास तौर पर माइंड में रखना है। इसके अलावा बाकी जितने भी कंपोनेंट्स हमने पढ़े हैं वो दोनों के अंदर यकसा तौर पर मौजूद हैं, ठीक है। तो ये कंपैरिजन हो गया प्लांट और एनिमल सेल का। इसी तरह से हमने जिक्र किया था कि हम इस पूरे यूनिट के अंदर यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते आए हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अगरचे हम आगे एक यूनिट के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल को डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि दोनों में क्या यहाँ पर डिफरेंस है। जैसे आप देखिए कि एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आपको ये डिफरेंट फीचर्स नज़र आ रहे हैं। ये भी आगे आने वाले यूनिट में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पॉइंट आउट किया है कुछ ऐसे प्रोकैरियोटिक पार्ट्स हैं विच आर फाउंड इन सम ऑफ द बैक्टीरिया बट नॉट इन ऑल बैक्टीरिया। ये एनलिस्ट किए हुए हैं यहाँ पर, बट देर आर सर्टेन बैक्टीरियल पार्ट्स विच आर फाउंड ऑलवेज इन ऑल बैक्टीरिया। तो ये आपको यहाँ पर पार्ट्स नज़र आ रहे हैं। तो अब इन पार्ट्स को डिटेल के साथ हम आने वाले यूनिट में कंपेयर करेंगे, लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा एक ब्रीफ एक कंपैरिजन देख रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के दरमियान किस किस जगह पर डिफरेंस है। तो आप देखिए ये एवरेज डायमीटर इन दोनों का डिफ़र करता है। डीएनए की जो शेप है वो डिफ़र करती है और उसकी लोकेशन डिफ़र कर रही है। डीएनए जैसे यहाँ पर नेकेड है और इधर प्रोटीन्स के साथ एसोसिएटेड है। इसके अलावा आपको यहाँ पर राइबोसोम
स्मॉलर साइज़ के नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर थोड़े से बड़े, जैसे 70S राइबोसोम और इधर 80S राइबोसोम, अगरचे 70S यहाँ पर भी प्रेजेंट होते हैं। फिर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और बाकी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं है, और सेल वॉल भी यहाँ प्रेजेंट है बट डिफरेंट कंपोजिशन के साथ। और यहाँ आपको यूकैरियोट्स में सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में या फंगल सेल में मिलेगी। तो इस तरह की ये फीचर्स हैं जिनको आपने याद रखना है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमारा ये आज का लेक्चर यहाँ पर कंक्लूड होता है। तो इंशाल्लाह फिर हम इसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.